आज के प्रोग्राम की स्कीम और प्रेजेंटेशन बड़ी सिंपल है जी। सरमद सुल्तान खुर्शीद साहब को लेंगे ऑन एयर अपने साथ, उनसे करेंगे बातचीत, थोड़ा सा गपशप इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप तमाम लोग कॉल कर सकते हैं और अपने फेवरेट डायरेक्टर एंड एक्टर सरमद सुल्तान खुर्शीद साहब से बात कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर एंड एक्टर पार एक्सीलेंस सरमद सुल्तान खुर्शीद सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, प्लेजर इज ऑल माइन। मैं जब पाकिस्तान गया तो मेरे जहन में 3 लोग थे जिनसे मैंने मिलना था, और जब समहाउ आप भी बिजी थे और बहुत सारे कामों में मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था फिर इस तरह मुलाकात होगी। और जब मैंने उनको बताया जो हमारे बीच में मीडिएटर का काम कर रही थी, तो वो बहुत खुश हुई। और फिर आज मैं यहाँ पे आपको देख के अपने पास स्टूडियो में आपसे मिल के आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। आई थिंक इट्स रियली हार्ट वार्मिंग टू सी कि लोग इतनी दूर आपके काम से, आपसे जो एक उन्स है, सो इट्स डेफिनेटली बीइंग फेल्ट। नाइस ऑफ यू। अच्छा, आज हम जो इंटरव्यू होता है उसमें नॉर्मली हमारा पहला सेगमेंट होता है, बड़ा सिंपल सा है, वो है लाइफ इन 5। उसका आपकी अपनी ज़िंदगी, जिसमें वो नहीं जो लोगों ने आपके बारे में कहा या लोगों से हमने सुना, क्योंकि यहाँ वो सारी चीज़ें कट जाती हैं। आगे आप गूगल क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, फेसबुक क्या कहता है, सोशल मीडिया, क्योंकि आप जो खुद हैं, आप खुद मेरे लिए ऑथेंटिक हैं, आप खुद अथॉरिटी हैं अपनी लाइफ के ऊपर। जो आप हमें कहेंगे हमने उस पर यकीन करना है, हमने उसके बारे में बात करनी है। सो पहले 5 मिनट में आप अगर किसी भी एक बंदे को एक एयरपोर्ट पे मिलें या किसी बीच पे मिलें, वो आपको नहीं जानता और 5 मिनट हैं आपके पास उसको बताने के लिए आप कौन हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? ठीक है, हलफ उठा के बताऊंगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, उसके बगैर किस तरह के आर्टिस्ट हैं आपने जो भी कहना है वैसे भी सच ही कहना है। जी जनाब, तो मेरा वैसे नाम जी सरमद अली सुल्तान है। खुर्शीद तो हमारे दादा का पेन नेम था। अच्छा। और उसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी ये है कि वो बहुत बुड्ढे थे। और अच्छा, वो जिन वो जो बुड्ढा खुर्शीद कहते हैं, बुड्ढा खुर्शीद जो होता अच्छा, है ना, तो वो कभी लोग इसको बल्कि तोड़ के या कुछ अपनी तरफ से, शायद उनको लगता है कि गलत ना प्रोनाउंस कर रहे हो, तो वो खोसट कहते हैं अच्छा, या कुछ बोलते हैं, तो वो ये खुर्शीद ही है। अच्छा। और वो मेरे अब्बा ही बताते हैं कि जी वो उनके साथ जिन लोगों के साथ वो काम करते थे, वो उस वक्त मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो NCA है वहाँ से पढ़े थे और आर्ट डायरेक्शन करते थे, स्टेज की, फिर रेडियो, फिल्म, लिखा भी, एक्टिंग भी की उन्होंने। तो वो एक उनका तखल्लुस कह लें या पेन नेम। तो अब्बा ने वो फिर वो तो वो अब हमारा सॉर्ट ऑफ सरनेम बन चुका है। ठीक है। तो मेरा पूरा नाम है जी चौधरी सरमद अली सुल्तान खुर्शीद। बिल्कुल ठीक। ये तो छोटा नॉर्मल जो आईडी कार्ड होगा उस पे कम पड़ जी जाती जी है। नहीं, तो चौधरी मैं नहीं लगाता, और इसलिए खुर्शीद जो है वो क्या कहना चाहिए, मीडिया का नाम जो होता है। तो जी मैं 36 साल का हूँ। मैं मई में पैदा हुआ था, 7 मई 1979 को, और लाहौर का रहने वाला हूँ मैं। लाहौरी हूँ, पंजाबी हूँ। अब्बा की तरफ से हम चौधरी जट हैं, अम्मी की तरफ से हम कश्मीरी भट्ट हैं। तो ये जट और भट्ट का जो एक इम्तजाज है वो है। उसके अलावा जी स्कूल के हवाले से मैं HSN गया जी, वो लेवल्स मैंने किया। और बाकी मेरा ख्याल है वो जो शख्सियती खाका होता है, तो मैं बड़ा एक थोड़ा सा ऑफ बच्चा ज़रूर होता था, मतलब। और उस ऑफ पन में मैं कभी दरख्तों पे चढ़ने से लेकर मतलब कई घंटे डाइनिंग टेबल के नीचे घुस के किताब पढ़ने तक का एक कुछ सिलसिला चलता रहता था। सो आई वाज प्रीटी डिसेंट विद माय स्टडीज एंड डॉक्टर बनना चाहता था मैं। आई डोंट नो वो कहाँ बीच में कुछ सिलसिला टूटा। अच्छा। एंड फिर मैंने MSc साइकोलॉजी किया। ठीक है। और अदाकारी का जो सिलसिला है और ये टेलीविज़न और फिल्म की तरफ आने वाला, तो कुछ हद तक तो जी ऑफ कोर्स घर में लोग थे। दादा एक मतलब मैं उनसे मिला तो नहीं, मैं 79 में पैदा हुआ, वो 64-65 में उनकी वफात हुई। तो अब्बा लेकिन डेफिनेटली थिएटर, टीवी भी, रेडियो भी, सब कुछ ही कर रहे थे हमारे सामने। मेरी अम्मी रेडियो पे काम करती थी। उस ज़माने में अनाउंसर कहा जाता था रेडियो पाकिस्तान पे। और एक उस ज़माने में ना सिर्फ आपको अलाउड अनाउंसमेंट थी। हाँ। और एक अम्मी प्रोग्राम करती थी, मुझे भी याद है, जो बचपन में वही मैं सिर्फ वो भी कोई आई थिंक अम्मी कुछ इंस्पायर करने के लिए या सिखाने के लिए नहीं, मैं चिपकू बच्चा होता था तो मैं अम्मी का वही दुपट्टा पकड़ के, कमीज पकड़ के मैं रेडियो जाता होता था। तो मुझे रेडियो की खुशबू याद है। बिल्कुल। और रेडियो स्टेशन की एक, तो आज वैसी कुछ आ रही है कि नहीं? ये थोड़ी मेरे ख्याल है अमेरिका की खुशबू ज्यादा है इसमें, मिक्स है थोड़ी सी। लेकिन वो उसमें वो जो एक खास वो जो पुरानी लाइब्रेरीज और बिल्डिंग्स की, और वो जो खास तौर पे अब तो आई थिंक क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, वो साउंड प्रूफिंग के लिए एक मटेरियल इस्तेमाल होता था, वो नमी से उसकी एक वो तो वो एक मेरा वो ताल्लुक। तो
रेडियो मैंने भी फिर बाद में इन्हीं नॉस्टैल्जिक रीजंस की वजह से मैंने किया। बहुत हमारा एक बड़ा नाम है रेडियो में, यास्मीन ताहिर साहिबा का, ठीक है। तो वो अम्मी के साथ काम करती रही थी, बल्कि आई थिंक अम्मी उनके साथ काम करती रही थी, क्योंकि यास्मीन ताहिर साहिबा उनसे बहुत सीनियर एंड डेफिनेटली वे मोर लेजेंडरी। तो उन्होंने मुझे रेडियो पे समहाउ कहा कि करो, तो मैंने रेडियो पाकिस्तान किया। फिर एक पाकिस्तान रेडियो का FM स्टेशन आया 101, उस पर मैंने वो जिसको हम RJing कहते हैं वो भी की। तो समहाउ जी रेडियो से सिलसिला शुरू हुआ। और वेरी फनीली वहाँ पे रेडियो में कुछ ऐसे लोग भी थे जो दादा के साथ काम कर चुके थे, और दादा एक किस्म का वो जिसको टीवी पे ब्रेकफास्ट शो कहते हैं या मॉर्निंग शो कहते हैं, वो 5-6 दिन हफ्ते में करते होते थे। और उनके एक और साहब होते थे, वो भी बहुत मशहूर, उनका नाम भी सुल्तान था। तो वो नूरदीन निज़ामुद्दीन की एक बैठक होती थी, पंजाबी बड़ी मशहूर। तो मैंने उसके बारे में सुना हुआ ही जी सिर्फ। तो मुझे वो लोग, फिर अम्मी के कॉलीग्स, फिर अब्बा भी रेडियो पे उस ज़माने से, जब वहाँ पे बेगम खुर्शीद चाहत भी काम करती थी, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के भी वाक़यात सुनाते हैं, ठीक है। मोनी हमीद साहिबा, अम्मी अब्बा का रोमांस भी रेडियो पे ही शुरू हुआ। तो वो मैं रेडियो का बच्चा कहलाता था वहाँ पे, कि ये तो रेडियो का बच्चा है। तो खैर आई डिडंट कंटिन्यू विद इट, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा लगा, लेकिन आई थिंक रेडियो एक बिल्कुल और मैं काफ़ी लॉस्ट फील करता था, क्योंकि वो जब वो आया कि जी रिकॉर्डर नहीं है, वो रिकॉर्डिस्ट नहीं है, सामने इंजीनियर नहीं है, आपने खुद ही करना है, दैट वाज क्वाइट डिसओरिएंटिंग। सो टीवी स्टार्टेड विद एक्टिंग। एक मैंने सिटकॉम डॉक्टर यूनुस भट्ट का लिखा हुआ वो किया। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो था वो मैंने लिखा भी, और ख़ुद उसमें एक्टिंग भी मैं करता था। यहाँ पे जब तक आप शुरू में आप डॉक्टर बनना चाहते थे, जी, उसके बाद आपने MA साइकोलॉजी, मैंने नफ्सियात में वहाँ तक रेडियो टीवी का आप उस वक्त खुद कुछ नहीं किया था? मैंने शुरू कर दिया था FSC के बाद। मैंने जब आगे मेडिकल स्कूल को नहीं परसू किया, तो फिर मुझे लगा कि भाई ये लिबरल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ तो कदरे इसलिए आसान थे कि बचपन से किताबों से कुछ था शगफ। तो लिटरेचर, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में मैंने अपना अंडरग्रेड किया कंप्लीट, ठीक है। तो वो वक्त होता था, अब्बा का एक छोटा सा सेटअप था, जहाँ हम, अभी आप जब बात करते हैं, रेडियो के इश्तिहार बनाते थे, और वो स्पूल का ज़माना था जब वो एनालॉग टेप होती थी, ठीक, वो भी एक उसकी प्रोडक्शन होती थी, और वही स्पूल असल में टीवी पे भी चलता था। अगर आपको याद हो तो टीवी पे कुछ इश्तिहार आते थे जिसमें सिर्फ एक स्टिल तस्वीर होती थी और पीछे का आवाज जो 7 सेकंड में होता था, सेल 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 लगे सेल, वो वाला जो होता था ना। तो वो आई हैव सैट ऑन द अदर साइड, जहाँ पे मैं सिर्फ कॉलेज के बाद जाके ऐसे आउट ऑफ वट एवर आई थॉट कि अब अब्बा कर रहे हैं काम तो मैं ज़रा देखूँ। एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू अ वीडियो प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, जहाँ से फिर ड्रामाज वगैरह भी बाद में मैंने किया, करना शुरू हो गया। ये जो पता चला आपको कि ये डायरेक्टर वाली बात कि आप एक डायरेक्टर बन सकते हैं या बनना चाहते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर एक्टर वाली साइड पर। पहले डायरेक्टर आया या पहले एक्टर आया? पहले राइटर आया। अच्छा। हाँ, मुझे वही आई थिंक कोई वहम था कि मैं लिख सकता हूँ, और थोड़ा बहुत HSN में रहते हुए वहाँ पे वही ज़माना था जी जब अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा मतलब वारिद होती थी आप पे, और बहुत ज़्यादा मुसल्लत भी की जाती थी। तो उस सब में समहाउ पता नहीं, मैं वो बच्चा हूँ जी, तालीम और तरबियत भी पढ़ा हुआ है, नौनिहाल भी पढ़ा हुआ है, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ भी पढ़ा था, इमरान सीरीज़ भी पढ़ा था, 3 औरतें 3 कहानियाँ भी पढ़ी हुई हैं अखबार जहाँ में। और उनको यकीनन मैं और मकासद के लिए पढ़ता था, ढूंढ ढूंढ के कि मैं छोटा होता था और थोड़ा फजूल इंसान होता था मेरा ख्याल है। तो वहाँ से मुझे लिखने का मेरा ख्याल है गुमान था, और उर्दू में खुसूसन और वो HSN में बाकी सब लोग चूंकि उर्दू से ज़रा भागते थे, तो मुझे लगता था अच्छा ये तो मुझे इन सबसे ज़रा बेहतर आती है। तो रेसिटेशन हो गई, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, या वो जो हमारा एनुअल एक मैगजीन स्कूल का आता था। सो दैट वेज पहली चीज़ मैंने लिखी। एक्टिंग तो थोड़ी सी ऐसी वो की थी, वो जो यूनुस भट्ट साहब वाला था वो थोड़े दिनों में ही बंद हो गया था शो, ठीक है। सो शाशलिक वाज माय फर्स्ट शो जिसमें मैंने लिखा, एंड आई थिंक वही जो सब आप अपनी पर्सनल एक जर्नी होती है बचपन के हवाले से भी, और फिर जो काम मैं अब्बा के साथ कर रहा था, उस काम में हम फिल्मों के एक चीज़ बनाते थे जिसको ज़माने में हम तारुफी प्रोग्राम कहते थे, जिसमें आप टेलीविजन के ऊपर फिल्मों के क्लिप्स और एक्टर्स के साउंड बाइट्स जोड़ के। तो मुझे वहाँ से समहाउ आई थिंक मच लेटर इन माई लाइफ मुझे वो जो बॉलीवुड लॉलीवुड का फॉर्मूला है कि एकदम बैठे बिठाए लोग गाने गाना शुरू कर देते हैं और बातचीत गानों में शुरू हो जाती है, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। सो वो दैट आई ब्रॉट टू टीवी। सो शाशलिक का बेसिक फॉर्मेट ये था कि इट्स अ रेगुलर हाउस होल्ड
जिसमें एक अम्मा है, एक बेटा है, 2-3 उसकी कजन्स हैं जो लाला मूसा से आई हुई हैं, और वो जब बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें फिर मैं पाकिस्तानी गाने और जो गाने मतलब उस सिचुएशन के ऊपर एकदम ठक करके, so that's where I think that whole idea of practicing what I thought I could do, and that show ran for about, in 2000? that was end of 99, Okay. and it went on till 2001, so that show ran for more than 100 episodes actually. Mashallah. So that is where, and 2001 is exactly when I also graduated. I did my masters. ठीक है. So it all started साथ to be honest. वही अब मैं जब देखता हूँ तो अब तो पढ़ाइयाँ काफ़ी सख्त हो गई हैं. उस वक्त हर किस्म की पढ़ाइयाँ सख्त हो गई, बहुत सख्त हो गई हैं. तो उस वक्त टाइम होता था. मुझे ये बताइए, जब आपने पहली दफ़ा एक्टिंग कैमरे के सामने आने का फैसला किया या आपको लाया गया या किसी ने कन्विंस किया, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? उसमें जी अगेन मेरा ख्याल है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपकी ज़िंदगी में एक रोल प्ले करते हैं फिर निकल जाते हैं. एक दोस्त है मेरे, अदील हाशमी, मुनीज़ा हाशमी और हुमैर हाशमी साहब के बेटे. वो और हाशमी, शुएब हाशमी साहब से अब्बा की मतलब एक अकीदत के भी बियॉन्ड एक उनकी रिलेशनशिप है दोनों की आपस में. तो वो अदील ने मुझे कहीं ऐसे ही बैठे हुए अब्बा के ऑफिस में, मैं ख्याल है वो कोई रेडियो वीडियो का काम करने के लिए वो आया होगा. तो उसने कहा भाई तुम क्या करो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, कॉलेज में जाता हूँ, एक्टिंग करनी है. मैंने कहा हम कर लेता हूँ. तो ही सेट किया, अच्छा वो आ जाना, जवाद बशीर एक नया सिटकॉम कर रहा है तो उसमें उसको नए लड़के चाहिए. हाँ तुम लग रहे हो फजूल से, तो तुम तो वो एक वो वहाँ से वो शुरू हुआ. और somehow I think कुछ होगा कहीं ना कहीं. बट अच्छा, I was not that kid who actively participated in school or college dramas and things. वो वाली backbenchers थे? नहीं, I was very like actively involved in other things, but उस वक्त मुझे वही जोम और वहम होता था कि लिखना है और कॉलेज का मैगजीन and you know those kind of things. ड्रामेटिक्स में मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया वो. ठीक है. एंड तो वो एक्टिंग पहली दफ़ा जब की प्रॉपरली तो वो टेलीविजन के लिए ही की. ठीक है. बहुत बचपन में शायद वही स्कूल में किया हो कुछ. कंफर्टेबल कब होना शुरू हुआ? क्योंकि शुरू में ना इट्स वो कहते हैं ना, द आर्ट इज नेवर एक्सॉल्टेड राइट इन द स्टार्ट, इट्स जस्ट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी इट्स जस्ट पर्सनल. तो वो कैसे हुआ कि यार मैं बड़ा अच्छा, आई एम फीलिंग, यू नो, आई एम इन द एलिमेंट, पता नहीं क्या हो रहा है और बड़ा मजा आ रहा है और बड़ा कंफर्टेबल हो रहा है? आई थिंक वो भी तक नहीं हुआ. अच्छा, नर्वस? नो, यू सी, आई थिंक अगेन अगर एनवायरनमेंट और एम्बियंस अपनी मर्जी का हो, अपने लोग हों. बट यू सी, आई डोंट नो इफ यू सी, आई डू बिलीव कि हम स्ट्राइव उसी के लिए करते हैं हमेशा कि जी जो काम आप कर रहे हैं उसको आप मज़ा भी लें उसका, और आप इतनी ईज़ के साथ करें कि यू नो आप उसको इंजॉय करें, बोझल ना हो उसे. मगर आई थिंक आई डू काइंड ऑफ यू नो थ्राइव ऑन माई न्यूरोटिक एनर्जी मोस्टली. तो वो आई थिंक, और चूंकि मुझे एक खौफ ज़रूर बिल्कुल शुरू में तो नहीं था, बाद में ये हो गया कि मुझे मीडियोक्रिटी से, अपनी ही मीडियोक्रिटी से बहुत डर लगता है. और क्योंकि पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं, मशहूर भी आप हो जाते हैं, वही शाश्लिक स्टैटिक हो जाते हैं जी. और आई थिंक बिला वजह आप खुश होना शुरू कर देते हैं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने काम से खुश ना हो. एक फनकार सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए, फाइनल सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए. मतलब दाद अच्छी लगती है तो मतलब वो रहेगा उसके ऊपर. एब्सोल्युटली. सो यू सी, वो कुछ चीज़ें वही वैलिडेट करने के लिए जो आपके काम को ज़रूरी होती हैं वो मिलती भी गई. क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला शुरू में, यू नो, बट वैलिडेशन जो मिली वो, मतलब हमारे यहाँ तो वही होता है ना, जब पैसे बढ़ जाते हैं आपके, या आपको मतलब कोई कोला का ब्रांड या कोई टूथपेस्ट का ब्रांड इश्तेहारों में काम मिल जाता, तो वो सब हुआ शुरू में, यू नो, विच वॉज क्वाइट. अवार्ड्स भी मिले शुरू में. ठीक है. सो यू नो वो उस सब के बीच में आई थिंक कहीं, लेकिन ये मुझे ज़रूर समझ आ गई थी कि नहीं, इसके बियॉन्ड कुछ एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, विच एक्चुअली बिकेम sort of a turning point because I started teaching then, and this is quite early on. This is around 2004. और मुझे काम करते हुए 4-5 साल हुए थे, and I didn't have a formal training in television or you know acting or writing. So that's where I think वो कोई self-imposed मैंने कोई फेज गुजारा जिसमें मैं बाकायदा, you know, I made myself undergo like aggressive exposure to cinema, to reading about it, and then to teach. And that, I don't know, मेरी ज़िंदगी में हाशमी फैमिली का बहुत अमल दखल है. तो मीरा हाशमी, शुएब साहब की बेटी, वो किनेड में पढ़ाती थी, and she had to, I think, move to another college, and मैं उनकी जगह फिल इन करने के लिए गया था. और फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ फिल्म ही पढ़ाई मैंने. ये मुझे बताएं साथ साथ, क्योंकि आप तो इंस्टीट्यूट भी है, एक्टर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. Sure.
आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उसमें कुछ ट्रेंड एक्टर्स होंगे, कुछ लोग इंस्टिंक्टिव या जो भी आप कहना चाहें एक्टर्स होंगे, कुछ डिफरेंस फील करते हैं, या आपने कभी सोचा है कि एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए? यू सी अगेन, आई थिंक फॉर्मल ट्रेनिंग डेफिनेटली हर काम की होनी चाहिए, उसमें टेक्नीशियंस की भी होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ वही कुछ तीसरी दुनिया के मसाइल तो हैं. अभी एक्टिंग स्कूल कह लें, फिल्म स्कूल कह लें, बहुत रीसेंट चीज़ें हैं. मतलब आप यूनिवर्सिटीज़ कहीं भी, जो हमारी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए उनकी ट्रेडिशन मतलब दिहाइयों पे मुहित है. तो अभी बहुत सब कुछ नया है. कुछ फ़ायदा हो रहा है डेफिनेटली. वो गलतियाँ जो मेरा ख्याल आप काम पे करते हैं, आप थोड़ी सी वो काम करने से पहले कर चुके होते हैं. सो फॉर्मल ट्रेनिंग से फ़र्क पड़ता है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है विद द एनवायरनमेंट दैट यू क्रिएट, दैट इट शुड बी कंड्यूसिव, इट शुड बी appreciative, and it should be comfortable for everyone, from whatever background they come from. Filmmaking is very tedious. Everybody is working literally in a physical sort of proximity and camaraderie. The T-boy is also standing right there while an actor is performing, while a DOP is making a shot, while a director is thinking of, say, the other whatever subtext and text, and the makeup people are there. So so within that diversity, how to make everybody not emit bad energy. So that is for me very prime. डायरेक्शन ये कब शुरू हुई? और ये चलो एक्टिंग की साइड आ गई, फिल्म पढ़ना पढ़ाना भी आ गई, आपने लिखना भी शुरू कर दिया, तो ये डायरेक्शन वाला जो है ये कब हुआ? ट्रॉमा की वजह से हुआ. ये ट्रॉमा डायरेक्टर ने किसी ने दिया था आपको? बिल्कुल डायरेक्टर ने दिया था. नो, आई थिंक प्लान मेरा था. मैं असिस्ट करता था. मेरे एक ही ऑफिशियल उस्ताद हैं, जवाद बशीर उनका नाम है, जिनके साथ मैंने शाश्लिक किया. बट हाफ वे कुछ आई एम श्योर कुछ प्रेफरेंसेस लोगों के या जो भी बदल जाते हैं, तो वो एकदम सडनली ही सेड के आई हैव टू लीव द शो. एंड बाय देन आई वाज नॉट रियली रेडी आई वुड से. बट वही कि मैं कुछ ऐसी टूटा फूटा सा असिस्ट करता था उनको. तो channel said this show has to go on. This was around 45th episode, and as I said it went on till beyond about 100 episodes. तो वहाँ पे मुझे फिर एकदम कूदना पड़ा. एंड आई थिंक वो जब एकदम आप कूदते हैं तो उसमें एक फोर्स भी होती है, उसमें एक आपको हर तरह का आप जोर भी लगा लेते हैं. सो दैट्स हाउ इट बिगैन. बट आई थिंक एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वांटेड टू बी अ डायरेक्टर एसेंशियली. तो मैंने उसके बाद लिखा नहीं है इतना, मैंने एक्टिंग भी उतनी नहीं की, बट डायरेक्शन की है ज़्यादा. आपका मैंने नॉर्मली मैं जब लोगों का इंटरव्यू करता हूँ तो उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता. हाँ, कंप्यूटर्स के थ्रू या चीज़ों उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बिकॉज वो ऑर्गेनिक नहीं रहता. सही. सो लेकिन मैं बहुत पहले मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा था और वहाँ पे मैंने आपका देखा था उसमें आपने कैरेक्टर किया था जिसमें आप एक भाई होते हैं जिसको सुक्लूड करके बेड से बांध के रखा जाता है, वो अपने आप से, वो क्या था? That was very recent actually. अच्छा. हाँ, वो इनफैक्ट you actually did pretty good job. Really? जो आपने वो जो आपको साइको समझते हैं और आप जो बातें कर रहे होते हैं वो एक्चुअली सच पे मबनी होती है. और जो chronologically speaking that was after Manto मतलब रिलीज अब हो रही है. अच्छा. बट वो Manto मैं शूट कर चुका था. सो उस ड्रामे का नाम पहले था आई डोंट नो, आमना मुफ्ती हमारी एक बहुत अच्छी राइटर है, मुझे उसका नाम भूल गया. आई थिंक उसका नाम को बेगुना ऊंट या कुछ ऐसा, बहुत ही कुछ सरियल एब्सर्ड्स. एंड आमना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो लिखती हैं, मुझे लगता है ब्लैक कॉमेडी, मगर वही टीवी पे जब आप उसको 8 to 9 में थोड़ा डाइल्यूट करते हैं तो वो उसमें वो किसी आम या नौसिखी का काम नहीं था. वो बड़ा मुझे लगता था कि आप उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कर चुके हैं जो भी आपने काम किया होता, क्योंकि ये द बॉडी ऑफ योर वर्क बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू ऑल्सो. और उसमें फिर आप चीज़ों को, वो बहुत डेप्थ थी उसके अंदर और बड़ा जो भी आप उसमें करना चाह रहे थे. दिल मोहल्ले की हवेली मुझे याद आ गया उस ड्रामे का जो बाद में नाम रखा. नो, यू सी अगेन every actor, every artist for that matter, उनकी एक अपनी जर्नी होती है. एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाउ योर प्रोसेस शुड बी वेरी प्रायर टू यू, बट एट द सेम टाइम हाउ यू नीड टू बी कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट. दैट इट शुड बी second nature, or I don't know, it should be just nature. It should emit naturally. तो yeah, I mean I think I could connect with it. एक तो वो उसमें कोट करता है आगा हशर काश्मीरी की चीज़ें, और वो मिल्टन की चीज़ें कुछ कोट करता होता है, और वो कुछ उसकी बैक स्टोरी थी. एंड आई डोंट नो, यस आई थिंक मैं not in the clinical sense of the word, but I do feel that there's a bipolar thing going on in me, like I began with comedies, and then
immediately after that did these really dark psychological plays. But it's a clear-cut case of having a pathological aversion to conformity. You just don't want to conform. Have you ever conformed otherwise in your life? I think there was a point when, when all of us wanted to conform. Yeah, we're all subjected to. But did you adjust? No, not at all. That's what I'm saying. Not it's a pathological aversion. आपने जो भी करना है फिर उसको तोड़ मोड़ के ना, जैसे वो नहीं बच्चे बनाते होते साहिल समंदर पे, रोंदे बनाते हैं, फिर उसको तोड़ के कुछ और चीज बनाते हैं, फिर उसको तोड़ के, तो आई थिंक ये भी हो सकता है, ये कोई एस्पेक्ट. No, I think, you see, again, I don't know, I don't want to project it as something that, everybody should aspire for or should take pride in. But eccentricity भी, I think, is a very special thing. और या हम उसको अपनी convenience के लिए eccentricity कह देते हैं. But जो भी बंदा अपनी बात को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से कन्वे करना चाहता है, तो वो थोड़ा ऑफ तो होता है. क्योंकि वो एक नॉर्मल बातचीत में नहीं कह रहा, वो तस्वीर बना रहा है, वो गा रहा है, तो वो जो, या और उसके लिए जो रियाज चाहिए या उसके लिए जो आपको प्रैक्टिस चाहिए, that also is a very soul searching kind of in its truest sense. तो I think I like the offness, उसमें कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में फंसी हुई हैं. यानी there's this really beautiful line from this brilliant play by Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire. उसमें कहीं एक जगह पे कुछ ऐसी बात आती है कि इंसानों को उनके कॉम्प्लेक्सेस, उनके फियर्स, उनके फोबियाज के लिए भी उतना ही चाहना चाहिए हमें, जितना कि हम उनको उनकी स्ट्रेंथ्स और खूबसूरती या दूसरी चीज़ों के लिए. सो आई थिंक आई एम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डार्क. आपको पता है ये स्ट्रीट कार नेम डिजायर जो है ना, जब इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ा रहे थे, तो इसका हमारे इंस्टीट्यूट का गॉड फादर जो है ना, और ग्रैंड फादर ऑल्सो उनको कहते हैं, वो गॉड फादर वो हैं मार्लन ब्रांडो. और ये वो फिल्म से जिससे इन्होंने पूरी जो मेथड एक्टिंग की, पूरी सब कुछ बदल के रख दिया था उस फिल्म में. उनका जो कैरेक्टर था उन्होंने माइंड ब्लोइंग. और उसके बाद से ये वाला मेथड का काम आया कि इसने किया बिकॉज वो क्लासिक और वो ड्रामा खत्म कर दिया उसने. वो स्क्रैचिंग भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं. जस्ट सो मच इनटू द कैरेक्टर, ही वाज जस्ट हिमसेल्फ. And I think what acting is all about, how you completely sort of, disconnect with your own immediate self and your immediate reality, and, you want to believe, think, and act like somebody else. And ladies and gentlemen, if you're listening to Radio Azad, this is Azad in conversation with Chaudhry Sarmad Ali Sultan Khusat. बीच में अब मुझे लगता है मुझे बट बीच में डाल रहा है. And not Jat and But both. वो आना चाहिए. And not to confuse you, Sarmad Khusat. और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं आपके पास. और बहुत सारी बातें अभी करने को, अभी तो हमने सिर्फ we just scratching the surface. There's a lot more to come from Sarmad. और जितना उन्होंने अपने टैलेंट्स और जितने उनके कमाल हैं वो आपके सामने भी लेके आएंगे. उसके बाद आप भी कॉल्स कर सकते हैं. नंबर है स्टूडियो का 972-501-9393. How did you come about मंटो? ये शुरू कैसे हुआ ये काम? इतने साल गुजर गए, इस पे लोगों ने उतना सेर हासिल जितना काम करना चाहिए था. ये ज़रूर है कि जब ये रियलिज्म आया हम लोगों की ज़िंदगियों में और हमारे टीवी के ड्रामाज में, पहले तो हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते थे और हाईली डिसकनेक्टेड विद व्हाट एग्जैक्टली वाज द रियल लाइफ. लेकिन जब ये रियलिज्म आया, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ. लेकिन उसके बाद भी इसके कुछ ड्रामास बनाए गए उनके जो लिखे हुए काम के ऊपर, लेकिन उसके बाद एक लल पीरियड था. और ये दोबारा सोच कैसे, ब्रेन चाइल्ड किसका था, पहले वहां से शुरू करते हैं. Okay, again, I think Manto Saab ji has been a part of my sort of, my own psychic space, my own, evolve करने में. Yeah, I mean, my growing up is definitely punctuated with discovering Manto Saab on various levels. I remember, I think it was summer of 92 or 91. 8th grade में मैं था और हमारे घर में एक डोमेस्टिक वो आग लग गई किसी तरह, एक्सीडेंट हुआ. और उसके बाद तो चीज़ें इधर उधर हो गई सारी. हम कुछ घर जितनी देर में ठीक हो रहा था, तो हम एक इंटर्म बेसिस पे अब्बा के दोस्तों के घर, तो वहाँ अब्बा की किताबें इधर उधर हो गई. तो बीच बीच में कभी वही चीज़ें सॉर्ट करते हुए, आई केम अक्रॉस दिस बुक टाइटल्ड नमरूद की खुदाई. एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप, आई स्टार्टेड रीडिंग इट. एंड देन ऑल आई रिमेंबर इज कि मेरे अब्बा और अम्मा बिल्कुल वो नॉन वायलेंट टाइप बाय द वे पेरेंट्स है. वर्बल एब्यूज बहुत पूरी जिंदगी, मतलब ऊंची ऊंची जो भी बोल लिया, हाथ वाथ नहीं लगाते थे. तो अब्बा ने कैसे हल्की सी चपत सी लगाई और मेरे हाथ से किताब वो चक ली. अच्छा, अब ऑफ कोर्स आप मना करेंगे बच्चे को जिस काम से, तो उसने तो वो काम करना है. तो मैंने फिर दोबारा जब वो पढ़ा तो मतलब, एंड ऑफ कोर्स एट दैट एज I did not read it for the right reasons. I did not read it. I didn't understand it, But it was again, it was that journey, yeah. And then later, वही कि जब
मैं थोड़ा और बड़ा हुआ एंड इधर उधर सुनने में भी कभी असातिज़ा नहीं है वो बातचीत जब होती है तो मंटो काइंड ऑफ वेरी ग्रेजुअली काइंड ऑफ ही ग्रू ऑन मी एंड तो अराउंड 2003 दैट इज जब मैंने अभी वही कॉमेडीज अपने किए थे सिर्फ और थोड़ा बहुत वही टीवी का कमर्शियल काम किया था सो देयर वाज अ फेस्टिवल व्हिच वाज अबाउट अडैप्टिंग मंटोज स्टोरीज फॉर टीवी एक चैनल होता था इंडस विजन के नाम से ज़माने में तो वहाँ पे इकबाल अंसारी साहब बहुत एक पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर बुशरा अंसारी हस्बैंड जी तो उन्होंने वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था तो उसमें उन्होंने कहा जी कि तुम भी बनाओ कुछ और उन्होंने कोई चीज़ वीज़ मेरी देखी हुई थी शायद कोई मैंने रोमियो एंड जूलियट की कोई अडैप्टेशन की थी टीवी के लिए सो सर तुम बनाओ सो आई डिड द स्टोरी फॉर स्क्रीन कॉल्ड हर नाम कौर और इट्स वन ऑफ दोज slightly unusual under kind of explored works of Manto and that kind of really solidified our relation me and Manto like when I thought oh my god like this is what great literature can do this is what its capacity is कि एक चीज़ टेक्स्ट के तौर पे मौजूद है और आप उसको ट्रांसलेट करें टू अनदर मीडियम सो आई थिंक सिंस देन मंटो फिर मुख्तलिफ औकात में स्टेज के ऊपर कभी मैंने पढ़ा भी कहानियां अफसाने so his work has become a part of your life हाँ बट वही आई एम जस्ट सेइंग कि नॉट एज अ वेरी कॉन्शियस इम्पोजिशन के करना है मगर ऊपर नीचे होता रहा एंड देन अगेन सेंसेशन एक कंट्रोवर्सी वो चीज़ों के साथ अटैच थी फिर खैर उतने बड़े हो गए कि जी फिर जाके सारा मंटो का काम खरीदा और ले आए बट अब्बा ने कुछ कहा भी नहीं हर नाम को और अब्बा ने करने भी दिया हर नाम को और बहुत ही खौफनाक सा ड्रामा इस हवाले से था बाकी प्लॉट में तो खैर मैं नहीं जाऊँगा बट दिस इज थिंग उसमें बेसिक एक थीसिस है कि जो माँ और बेटा है उनकी इतनी अनकैनी रिजेम्बलेंस है कि वो जो बाप है और मियाँ वो उसका कॉन्फ्लिक्ट कोई उसी बुनियाद पे बनता है कि बेटे की शक्ल इतनी माँ जैसी क्यों है सो वो उस वक्त मैं बहुत ही पागल सा इंसान होता था और नौजवान भी था और अपने तई मुझे लगा कि मैं आई प्लेड बोथ द मदर एंड सन like because I thought that's what so do you see how Manto from the word go kind of pushed me you have to break the barrier you just have to do something which is so out of the box इतनी सटल और डेलिकेट चीज की उनकी शक्लें आपस में मिलती हैं तो इसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर हो रहा है और नॉर्मल आदमी ये बात शायद सोच भी ना सके no it's a fantastic story it's a fantastic story खैर तो आई थिंक वही वो सिलसिला वही वो क्या है वो गाना सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं टाइप मेरा एक ताल्लुक कोई so around 2012 again तब तक रीडिंग्स थिएटर में इधर उधर कुछ काम में थोड़ा बहुत मंटो साहब के हवाले से कर चुका था तो मंटो साहब की सेंटेनरी थी 2012 में 1912 से लेकर 2012 तक 100 साल उनके पैदाइश के दिन के तो अलमिया और सदमा ये है और अफसोस ये है कि इतना अरसा लगा 55 में वफात होती है मंटो साहब की और ये तकरीबन 60 साल लगते हैं सरकार को या उन एहसास होता है कि उनको अवार्ड बनता है तो तब जी उनको सितारा इम्तियाज या जो भी द बिगेस्ट सिविल अवार्ड तो वो उनको दिया गया सो वो उसके अराउंड फिर ऑफ कोर्स एक वेव बनती है तो मुख्तलिफ लिटरेचर फेस्टिवल्स और इधर उधर लोग कर रहे थे कुछ तो जियो ने एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मुझे कॉल की कि हम 2012 में उसको कमेमोरेट करने के लिए चीज़ को तो वी आर गोइंग टू डू अ सीरीज ऑन मंटो आई वाज लाइक ओके It's got to be just like one of those things कि दफ्तर में कुछ बैठे हैं और सबने एक्साइटेड होके कुछ बोल दिया बट ज़्यादातर रात को ऐसी बातें होती हैं और सुबह फिर कहते हैं अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ बिल्कुल मैं एलैबोरेट नहीं करूंगा मगर खैर बिल्कुल सही कहा आपने बहुत सी बातें खैर बट अगेन सो बट नो दीज पीपल रियली मेंट इट दे वर वेरी सीरियस अबाउट इट दे हैड अ स्क्रिप्ट इन हैंड तो शायद महमूद नदीम साहब अगेन क्वाइट लेजेंडरी इन हिज ओन राइट एंड रिसर्च के हवाले से ड्रामे के हवाले से थिएटर के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम अजोका थिएटर सो शाहिद साहब ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था तो मैंने पहले तो खैर अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी छुपाई बिकॉज लाइक दिस इज़ नॉट ट्रू लाइक हाउ कैन दे डू दिस बिकॉज हम जिस किस्म के सेंसर्स में बड़े हुए हैं तो वो तो मतलब आपको पता है कि जी ये काम नहीं होगा या इसको इतना डाइल्यूट करवा देंगे या इसको इतने नकाब और पर्दे डाल दिए जाएंगे कि द पॉइंट वुड बी गॉन बट somehow or the other I think they knew what they were doing and so उन्होंने मुझे कहा जी ये प्रोजेक्ट आप करें तो मैं तो बहुत खुश मतलब वो जिसको पंजाबी में कहते हैं छाले मारने लग गया मैं तो खुशी से अंदर अपने कि मुझे करना है and so that's how honestly it began Shahid Saab had written the script it had some
like it's very interestingly done format-wise that, it's not only about his life, and that too just a part of his life, but we are also kind of meandering through and discovering his works, like while we narrate his story. Mm-hmm. So it's both about him and his genius, his work. Mm-hmm. So that's where, the actual journey began, although we were quite late then in the sense that 2012 में वो गुफ्तगू शुरू हुई, काम होते होते, शूटिंग होते होते, अब 2015 में हमने रिलीज किया उसको. So again, I would say it was मैं बहुत शदीद कोई रिलीजियस इंसान नहीं हूँ, मगर मुझे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बड़ी पक्की बैठी हुई हैं. तो मुझे एक चीज़ बहुत मैंने गिरा बांधी हुई है कि वो है इन्नमल आमालु बिन्निया, कि एक्शंस आर विद इंटेंशंस, राइट. सो आई थिंक वो कहीं इंटेंशन और एक कोई कॉस्मिक चीज़ थी जो होते होते इधर तक आई. एंड देन लो एंड बिहोल्ड शाहिद साहब ने एक दिन ऐसे बोला कि अच्छा तुम मंटो करोगे बीच में. मैं तो डायरेक्टर हूँ, एंड it's a nightmare and a half to, really direct yourself. I've done that before. I did a Banu Qudsiya serial very early on with Saima, the film actress. And she's an amazing actress too. She's brilliant and beautiful. So, उसमें मैं वो कर चुका था. मतलब comedies वगैरह या उस तरह से थोड़ा बहुत तो किया ही था, मगर proper full-fledged, like, 26 parts or 20 parts. So there I think I was very scared. I was like, no, this might just bomb, and then I think that was another journey altogether. So lead करने से वैसे आप थोड़ा सा करनी कतरा रहे थे? Lead का भी सवाल नहीं होता, I think. Yes, I mean, well, physical quantity wise definitely जब lead होता है तो उसका काम ज़्यादा होता है. No, it was just about too much work, because then as a director there are people who are looking at you or up to you for a lot of things, and then आप उतनी में कूद के मतलब एक बिल्कुल उस सारी हायरार्की को भी आप शफल कर देते हैं, रीशफल कर देते हैं, तो वो सबके लिए जरा प्रॉब्लम होती है. ये मुझे बताइए एज ए डायरेक्टर, काम डाउन डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता आप काम डाउन डायरेक्टर आपने तो अल्लाह शरी मचा देनी होगी. आपने हर तरफ, हर बंदा डिसिप्लिन में चाहिए और सारा कुछ परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए. यू सी अगेन जितना हो सकता है. बट अगेन आई थिंक वही कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप भी इवॉल्व करते हैं तो आपको भी समझ आती है कि काम का तरीका कार क्या होना चाहिए. जब मैंने शुरू किया तो मुझे मज़ा आना चाहिए, मैं बहुत मज़ा लेके करता था. फिर वो फेज़ आया जब मुझे लगा कि ये क्या बकवास मैं बना रहा था आज तक, ये तो पता ही नहीं था कि काम ऐसे भी होता है. तो फिर एक आप अजीब ओवरवॉल्टिंग एम्बिशन के साथ काम शुरू करते हैं, जिसमें फिर आप सबके लिए तकलीफ बन जाते हैं. फिर आपने वो शॉट बनाना है जो आपने दिमाग में फंसाया है, या आपने वो चीज़ करी. सो आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज फेजेस जहाँ पे वही कि आप कभी अनकॉन्शियसली एप कर रहे होते हैं द आइडिया ऑफ अ डायरेक्टर, एंड समटाइम्स आई थिंक यू आर नॉट एक्चुअली डायरेक्टिंग, यू आर becoming a director only. So I think वो evolution कुछ उसमें मेरी भी हुई मिजाज के हवाले से भी. But now I believe कि yes, in order to guarantee कि it should sail smoothly, you need to be a bit of an like adjust कर लें. No, you have to be an organization freak at that, because I really want कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आपको हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. वो तो बहुत होता है, वरना तो रिजल्ट इस तरह तो कोई पेंटर जो है ना कभी अपनी नहीं देगा ही नहीं. मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो इतना कॉम्प्रोमाइज होता है इवेंचुअली कि अगर आप बुनियाद ही उसकी थोड़ी जरा इतनी वो रखें अनस्ट्रक्चर्ड, तो फिर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं निकलेगी. ठीक हो गया. सो अगेन आई थिंक आई लाइक टू कीप इट ऑर्गेनिक एंड आई लाइक टू कीप इट हैप्पी. सो अब तक आपके करियर का एज एन एक्टर ये सबसे बड़ा रोल है अब तक. Yes. एक पॉइंट ठीक हो गया. और डायरेक्टोरियल वेंचर जो है वो भी मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा लाइमलाइट में, और उस हिसाब से भी इसके ऊपर ही क्रिटिक भी हो रही है और जो कुछ भी चल रहा है इसके ऊपर चल रहा है. बिल्कुल. अच्छा, ये कहते हैं जो सबसे वो का हमें पढ़ाया जाता है कि इफ यू वांट टू नो द कैरेक्टर यू हैव टू नो हिज सॉरोज आल्सो. सो मंटो इतना बड़ा आदमी, जीनियस, टॉर्चरस, जो भी उनके साथ अजीब जो उनकी चीज़ें उनके अंदर चल रही थी, और 42 साल की उम्र में जो, और जितना उनका टैलेंट था. देखिए एक होता है ना लिखने का क्राफ्ट, बहुत लोग लिखा रही हैं, राइट. एक होता है आपका पैशन. सही. और पैशन के साथ जब आपका अनएडल्टरेटेड किस्म का एक रिश्ता हो, तो जब वो पैशन और क्राफ्ट दोनों आपस में टकराते हैं और उसके से जो चीज़ें जो शरारे उड़ेंगे, कुछ लोग उसको अनहार्नेस्ड एनर्जी को कंट्रोल हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते. और इसमें सागर भी है, सागर सिद्दीकी, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सके. हमारी पूरी हिस्ट्री बड़ी हुई. So, बिल्कुल. एलिया एंड हु नॉट एंड तो जब आप ये कर रहे थे कैरेक्टर, उसमें जो उनकी रिसर्च थी वो कैसे किया आपने? और फिर कहते हैं ना द ट्रूथ ऑफ योर क्राफ्ट लाइज इन योर इमेजिनेशन.
और जो आपका मैं काम देखता हूँ, जो आप बता रहे हैं, जो आप लिखते हो, जो इतना करते हो, उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इमेजिनेशन भी है, बट एट द सेम टाइम आप उसको अब कंज्यूम भी करना है अपने अंदर, और उसके बाद उसको प्ले भी करना है. सो ये सब कैसे किया? Again, I think you pretty much covered what I would have said, to be honest. But yeah, after a while, I think वही कि अगर आपने अंदर से नहीं समझा किरदार को, अगर आपके अंदर से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर तो एक मैकेनिकल परफॉर्मेंस तो हो ही जाती है. और वो उसमें भी एक सर्टन तरह की एक्टिंग है जो मतलब लोग करते हैं और बड़ी सक्सेसफुली करते हैं, बिल्कुल, जिसको टाइप एक्टिंग हम बोलते हैं. But with somebody like me who's not that practiced, to be honest, I'll make a confession कि मैंने उतनी एक्टिंग की नहीं कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं या मुझे उतार चढ़ाओ इतना मतलब गिरफ्त हो कि मैं जी बुरा भी अगर इन्वायरमेंट होगा या मैं उस वक्त नहीं भी महसूस कर रहा उसको अंदर से, तो मेरी मैकेनिकल इतनी उस पर कमांड हो, वो मेरे पास नहीं है. तो मुझे ना चाहते हुए भी मेथड करना पड़ता है, डिफॉल्ट सेटिंग में मेथड आ गया. सो मंटो साहब के हवाले से टू बी ऑनेस्ट रिसर्च जितनी थी वो शाहिद साहब की जितनी रिसर्च उन्होंने की मैं उस पर रिलाई कर रहा था. उसके अलावा जो मैं खुद उसको राइटर वो हैं बिल्कुल जी. खुसूसन जो मंटो साहब की अपनी कहानी है, जो उनके अफसाने बीच में शामिल है, उसमें उन्होंने थोड़ा फ्लूइड मार्जिन मेरे लिए छोड़ दिया था कि कुछ जगह पे सिर्फ मेंशन है कि ये अफसाना यहाँ पे आएगा. तो मंटो साहब जिस तरह लिखते हैं, टू बी ऑनेस्ट, उसमें एक अपना स्क्रीन प्ले भी मौजूद है. ही वॉज ऑल्सो स्क्रीन प्ले राइटर बाय द वे, मंटो साहब. तो फिर अपनी कुछ मैंने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल ढूंढने की, तलाश करने की एक थोड़ी सी तगदो मैंने की, जिसमें वही उन्होंने जो अपने हवाले से कुछ लिखा है या उनके ऊपर जो कुछ लोगों ने लिखा है वो मैंने थोड़ा बहुत वो भी पढ़ा. घर वालों से भी मैं मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन वही था कि मुझे फिर लगा कि नहीं, अभी जितने भी अकाउंट्स मिल रहे हैं दे रियली अबाउट लाइक द फिजिकल हिम. और वही कि किसी किस्म का कैरिकेचर बनाना या नकल उतारना या मिमिक्री करना तो मकसूद नहीं है इस वक्त. आप हुलिये से अगर देखें तो मतलब ऑफ कोर्स मैंने उस वक्त वजन शजन भी कम किया, जो एक फिजिकल एक उसका एक जर्नी होता है, मगर मेरी शक्ल एक हद तक मिल सकती है उनसे, बहुत नहीं मिल सकती. तो मैंने वही सोचा कि नो, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि फिजिकल एस्पेक्ट तो जी 2-3 चीज़ों से कवर हो जाता है. कॉस्ट्यूम आ जाएगा और मेकअप आ जाएगा तो आप बन जाते हैं, वो तो आप एक और तरह से. बट इंटरनली ढूंढना बहुत ज़रूरी था, और वो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था कि एज अ कैरेक्टर जो खुसूसन फेज़ शाहिद साहब लिख रहे हैं, वो फेज़ है जब मंटो साहब डेफिनेटली स्कार्ड हैं बाय अ ट्रॉमा, और वो ट्रॉमा एक उनके लिए है जो मैं इसलिए उसको एलाबोरेट नहीं करूँगा कि चलें लोग फिल्म देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी. मगर जो जिस हवाले से वो अदब लिख रहे थे, जो पॉलिटिकल रीजंस में मैं नहीं जाऊँगा, मगर जो बंटवारा था वो उन्होंने अपने तौर पे जिस तरह उसको महसूस किया या देखा, तो वो उनके लिए एक और बहुत बड़ा एक सदमा था. तो वो उस सब में आप जब उनको देखते हैं तो वो एक बड़ा दिलचस्प और बहुत डिलिशियस कैरेक्टर है. डेफिनेटली वही वीकनेस की बात हो रही थी, तो हम सबको पता है जी, सिरोसिस हुआ, अल्कोहलिज्म, और सबके होते, ठीक है जी, अल्कोहलिज्म भी है, एंगर भी तबीयत में आ चुका था, मगर उसके बावजूद मंटो साहब की जो बरजस्तगी है, जो उनका ह्यूमर था, जो उनकी हिस्से मिजाज थी, वो भी बहुत तेज़ थी. जो कुछ वो लिखते रहे, जिस तरह से वो लोगों का किसी का भी किरदार पकड़ के उसके बारे में कुछ लिख देते होते थे, तो मुझे नहीं वो है. फिर जो उनका अपना जीनियस है एज अ राइटर, वो भी मौजूद है. फिर जो फिक्शनल लाइसेंसेस लिए गए, जो शाहिद साहब ने जो लिए, जिसमें हम हिंट कर रहे हैं ऑन दिस दिस kind of whatever mental stress or chaos that was going on, चले clinical terms में मैं नहीं जा, और वो इस हद तक है कि जी, और एक अगेन आपकी इंटरनल अप्रोच भी यही बनती है कि एक बंदा जो इतने किरदार तख्लीक करता है, तो उसके किरदार कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, और वो फिजिकली तो कहीं नहीं रह सकते, वो उसके अंदर ही रहते होंगे. तो वो किरदार बोल रहे हैं. एक बहुत मज़े का टूल जो इस्तेमाल किया शाहिद साहब ने, वो ये कि वो जो हमजाद होता है और क्रिएटिव लोगों का तो खुसूसन होता है, तो मंटो साहब की हमजाद जो है वो एक खातून है, विच वॉज अगेन आई थिंक जीनियस स्ट्रोक दैट. सो अब आप ये सब किसी एक्टर को दें
तो मतलब वो तो छलांगे मारेगा कि मतलब ये तो आ गया भाई, नशे की एक्टिंग भी करनी है तो गुस्से की भी करनी है तो सोचना भी है, हमजाद की भी करनी है, भी चल रहे हैं, तो लोगों की मतलब हल्की फुल्की उनको वो भी जुगते भी कहीं पे लग गई, यू नो, उनके साथ कुछ मजाक भी कर लिया, बीवी बच्चों के साथ पूरा एक सॉर्ट ऑफ मेलोड्रामेटिक वो भी कुछ चल रहा है जहाँ पे यू नो घर में रोजमर्रा के मसा. So I just thought कि no, it cannot be approached by just an actor's skill. You need a connection with him. You need to, again, वो गलत भी हो भले, मगर जैसा मुझे लगता है, मैंने मंटो साहब में ये नहीं क्लेम करूंगा कि मैंने सब पढ़ा है, मगर काफी लोगों से ज्यादा पढ़ा है, मैं ये जरूर कहूँगा. आपको बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा है. नसीरुद्दीन शाह साहब जब गए ना पाकिस्तान, तो वहाँ पे जितने लिटरेरी आइकॉन है अभी भी, जिन्होंने गालिब को जितना पढ़ा है और जिनको जितनी उर्दू आती है, और लोग समझते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब की उर्दू बहुत अच्छी है, हालांकि ऐसा नहीं है. उनका तो लैंग्वेज ऑफ थॉट जो है वो इंग्लिश है, और उनकी जो पूरी स्कूलिंग है वो भी इंग्लिश की है. और अभी भी वो कहते हैं, मुझे लोग जब अथॉरिटी समझते हैं गालिब पे तो मैं घबरा जाता हूँ, और जब मैं लोगों को सुनता हूँ तो मुझे अपनी टेंशन शुरू हो जाती है कि लोगों को इतना पता है, लेकिन पोर्ट्रे उन्होंने ऐसा जिस लेवल पे पोर्ट्रे कर दिया, लोग समझते हैं बस यही है. एक मुस्तनद बात नहीं, उसमें भी देखिए वही फिर दो तरीके होते हैं ना. एक तो ये हो गया कि मुझे लगा कि एक प्री एग्जिस्टिंग कनेक्शन होना चाहिए, जो कि मुझे लगा कि मेरा कुछ और चॉइसेस की निस्बत ज़्यादा था, और वो इसलिए था कि जी मैंने पढ़ा है या मैंने उनको वो मतलब वो अपने अंदर सरायत करने दिया है, यू नो, ओवर ऑल दीज ईयर्स. एंड आई वुड स्टिल वांट कि जी कहीं ना कहीं मैं चाहे इन दी एंड उनको अपने जैसा ही बना लूँ, शायद ना उन जैसा बनूँ बहुत ज़्यादा, मगर मुझे एटलीस्ट कुछ एक वो, फॉर एग्जाम्पल उसमें बहुत से सीन्स है जिसमें लिखना था, बहुत ज़्यादा लिखना था, यू नो. अब मुझे लगता है कि बहुत से एक्टर्स, अगेन आप उनको अगर थोड़ी प्रैक्टिस और वो उनको दें, टाइम दें, तो वो सीख जाएंगे, मगर मुझे लगता है हमारे बहुत से एक्टर्स जब खाते हैं या लिखते हैं या ऐसे काम करते हैं तो वो बहुत उसमें एक लाइन आ जाती है जहाँ पे बिल्कुल एक स्किल कभी कभी मुझे फुकदान महसूस होता है. तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें खैर मैं फिर मैंने एक पॉइंट पे, जब शायद साहब भी कह रहे थे और प्रोड्यूसर्स भी मेरे, तो मैंने फिर बिल्कुल एक पर्दा गिराया और मैंने कहा बस भाई ये मैं ही करूँगा. And that's how I think and then also there's a very brilliant approach that Shahid Saab had followed, which was about not whitewashing him. हम वो भी करते हैं हमेशा कि जी जब आप किसी हिस्टोरिकल फिगर को उठाते हैं या एक ऐसे इंसान को, तो आप उसकी सब चीज़ों की काटी छाटी करके उसको बहुत अच्छा जी खुशबू लगा के साफ कपड़े पहना के रहमतुल्लाह अलैह कर देते हैं. बिल्कुल. तो वो एक तो मंटो साहब के हवाले से वो है ही नहीं. एक तो लोगों का राय हमेशा एक और तरह की रही है. एंड देन आई थॉट फाइन, अगर वो एक एलिजिड चीज़ है, लेट्स स्टिक टू दैट. लेट्स सी इफ डिस्पाइट दैट they still can see the genius and the purity of his craft, which I believe helped me. कि तब मुझे ये लगा कि नहीं, ये अगर फिक्शनल लाइसेंस के हवाले से भी मैं कहूँ, लेकिन ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कहीं बहुत अंधेरे में जाके कभी कभी चीज़ें ढूंढ के लाता है, एंड देन जो वो अपने आप से डील कर रहा है, वही कि जब कमरा वो बंद कर लेते होंगे दरवाज़ा, आई एम श्योर उसके बारे में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं लिख सकता, नहीं मौजूद होगा. बिल्कुल ठीक है. राइट. तो वो उसमें वो जो एक किरदार था, तो मैंने लगा ये तो अब जो मैं सोचूं शायद वही होगा. बिल्कुल. सो इट्स माय इंटरप्रिटेशन, टू बी ऑनेस्ट. और एक दो चीज़ें, एक तो ये कि आपको शायद एहसास ना हुआ, लेकिन हमें बात करते हुए 1 घंटा गुजर गया. रियली? हाँ जी. वाओ. अच्छा. I wish everybody should be so comfortable because they are doing what they actually want to do in their life. अभी वर्ड एक यूज़ किया था आप तमाम लोग, फुकदान, इसका मतलब है कमी, दर्द. सो अगर कभी लगे हमें, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली. एंड नॉर्मली आपकी इतनी कॉल्स चल रही होती हैं, लेकिन आप लोग यू लिसनिंग सो केयरफुली, और सरमद की ज़बान में जैसे वो लिखते हैं, हमतन गोश होके सुन रहे हैं आप हमको. सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हमतन खरगोश. अभी मैं क्योंकि टॉप ऑफ द आवर अगर एनर्जी थोड़ी सी हमारी कम भी हो रही है, तो मैं भी जो आपके लिए एक SMS पढ़ने जा रहा हूँ, ये आपको, नॉर्मली हम यहाँ उसको टेक्स्ट कहते हैं लेकिन आप SMS कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये कहता हुआ. आपके लिए एक बहुत अच्छा SMS, और मुझे लगता है कि जब ये सुनेंगे आप तो आपकी भी एनर्जी उतनी ही दोबाला हो जाएगी. ज़रूर ज़रूर. ये कहती हैं जी, ये मोहतरमा है, ये कहती हैं, सरमद माई बेबी जान, आई लव यू, होप द फिल्म इज डूइंग वेरी वेल इन अमेरिका एज वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. उज़मा खाला. Oh my God. आजाद, प्लीज रीड दिस टू हिम. और ये है जी हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस उज़मा गिलानी. बट उज़मा आपा की उज़मा आपा ने फिल्म नहीं देखी अभी तक, और उज़मा आपा अगर सुन रही है मेरा शो, तो उज़मा आपा मैं अभी भी, मैं अपने वादे पे खुद, अगर मतलब और किसी की सपोर्ट ना, मैंने उज़मा आपा से वादा किया कि मैं फिल्म सिडनी लेके जाऊंगा. बिल्कुल ठीक, बनता भी है. हमें सिर्फ उज़मा आपा के लिए भी ले जानी पड़ी तो मैं लेके जाऊंगा.
उस्मा आपा ने सिर्फ सुना लोगों से, उस्मा आपा की बहन ने देखी या किसी और ने भी देखी। जब फिल्म जिस दिन लगी है उसके बाद, और उस्मा आपा से मेरा ताल्लुक एक और स्पेशल ये है कि जहाँ सब मुझे कहते हैं इरफान का बेटा, तो उस्मा आपा मुझे इरफान का बेटा नहीं कहती, उस्मा आपा मुझे कहती है मेरी जाहिदा का बेटा, बिकॉज माई मदर एंड उस्मा आपा वर फ्रेंड्स। अच्छा। तो उस्मा आपा रोज मुझे लिटरली लाइक लव नोट्स, लेटर्स एक्चुअली, यू नो, एंड जस्ट, ये भी नहीं, उन्होंने नहीं देखा फिल्म कैसी है, क्यों है, पता नहीं, अपने उसमें मतलब शी इज beyond a legend. I mean, she's like, she's an authority on so many things. Like, उस्मा आपा अगर परफॉर्मेंस देख के मेरी कहेंगे कि आप तुमने फजूल अहमकाना हरकत किया, तो मैं सर झुका के वो बात मानूंगा, सुनूंगा। बट सिर्फ वो सुन के लोगों से कि लोग कितना खुश हो रहे हैं, रिगार्ड करती हैं ना, इससे ही पता चलता है। जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, 2 घंटे तक हम फोन पे इंटरव्यू देते रही बात, उसके बाद उनके साथ मेरा एक सोली सा कनेक्शन। और जब मैं पाकिस्तान गया तो उन्होंने, मेरी उनसे बात हुई, वो भी उन दिनों कराची में थी, जी जी जी, मैं इस्लामाबाद में था, मैं गया तो उन्होंने कहा आज़ाद सिर्फ मेरी खातिर 2 बंदों से मिलना है, कंफ्यूज नहीं करना किसी को, ना लोगों को अपने आप को कंफ्यूज करने देना है। 2 बंदे तुम्हें तुम्हारी तरह जुनूनी होंगे, तुम उनको हैंडल करोगे, वो तुम्हें, एक है सरमद और एक है उसामा। सो उन दिनों उसामा के साथ वो काम कर रही थी, फैसल कुरैशी के साथ, और मेरे ख्याल, और बहुत हाई रिगार्ड में आपको एज एन एक्टर, और उन्हें आपका काम भी देखा हुआ है। नहीं, वो रोज मैं बताता था कि जो मैसेजेस वो लिखती थी, जिसमें से वो खुश थी इस बात पे कि मुझे यहाँ बैठ के कहती है मैं खुश होती हूँ, जो लोग कहते हैं वो जी फिल्म ने ये कर दिया और फिल्म ने वो कर दिया और बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई, और लोग, और वो मतलब वही कि वो जो एक फीलिंग होती है कि आप किसी से इतनी दूर बैठे हुए भी उसकी सक्सेस पे या उसके उस पे आप खुश हो रहे हैं, तो आई थिंक वो ताल्लुक नायाब होता है। परसों ही हम बात कर रहे थे कि आप अगर जानना चाहते हैं कि आप अजीम आदमी हैं कि नहीं, तो उसका एक ही लिटमस टेस्ट है कि आप किसी दूसरे की खुशी में, उसके बड़ेपन में, जो भी उसका काम हो रहा है उसमें अगर आप खुश हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे पता चलता है आप खुश हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं पिछला जो मैंने आपका मंटो स्पेशल भी किया था आपकी फिल्म के लिए और लोगों तक, मैं जब भी मंटो साहब के बारे में सोचता हूँ या उनका काम मैं पढ़ता हूँ, और उनका जो वो जिस मुनाफिक माशरे में और जिस किस्म की सच को छुपाने वाली हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है मट्टी डालते डालते चीज़ों में, उसमें वो इतना खुल के लिखते थे, और पता नहीं उनके अंदर इतनी एनर्जी और इतना जो कुछ भी वो दुनिया को देख रहे थे, जैसी दुनिया उनको नज़र आई उन्होंने दिखा दी, दुनिया एक्चुअली वैसी ही थी। ये हम अपने मुलम्मा साजी हम लोग खुद अपने ऊपर करते रहे। तो मुझे ये 5 शेर ये उनके ये स्पेशली साद हसन मंटो साहब के लिए जी हमारी तरफ से। मैं तो कलेजा फूंके ना बोलूं, मैं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो ज़बां चले है, सुलग न जावे अगर सुने वो, सुलग न जावे अगर सुने वो, जो बात मेरी ज़बां तले है, ना बोलूं मैं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो ज़बां जले है, लगे तो फिर यूं के रोग लागे, ना सांस आवे ना सांस जावे, लगे तो फिर यूं के रोग लागे, ना सांस आवे ना सांस जावे, ये इश्क है नामुराद ऐसा, ये इश्क है नामुराद ऐसा, कि जान लेवे तभी टले हैं, ना बोलूं मैं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो ज़बां जले है।
न बोलूं मैं तो कलेजा फूके, जो बोल दूं तो ज़बान जले है। मेरा ख्याल है ऐसी कोई हालत होगी। हाँ, हमारे साथ इस वक्त हैं जी, आप लोग अपनी कॉल्स कर सकते हैं। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। ये अगला घंटा जो है ये आप लोगों के लिए, इसमें आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हाजिर हैं जी। सरमद साहब हमारे साथ। पहली कॉल, लेट्स सी। हेलो, यू ऑन द एयर। हेलो Hello, Azad, it's me, Sadaf from Arlington. जी, सदर जी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। ट्रू फैन कॉलिंग इन फॉर सरमद जी। जी प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे पहचाना? I'm Sadaf from ड्रामा पाकिस्तानी। हे, हाउ आर यू? I'm good, आपके फैंस की तरफ से बहुत बहुत सलाम। अरे बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा दुआ, सलाम, प्यार, बहुत शुक्रिया। Are we allowed to say the H word? You can say anything. Don't worry about it. This is Radio Azad. You don't know it. Yeah. बोल खिलब आजाद। I want to thank you personally from my heart for Humsafar. Oh, thank you, thank you, thank you. It is just unbelievable. It's a simple story, but you made it perfect. And you know, every time I watch it, there's something new to see. Really, but, thank you. Yeah, and we are not your fans just from Humsafar. Pani Jaisa Pyar, brilliant. Thank you. There's so much else I could say. Jalpari, I loved. Even Dil Mohle Ki Haveli, though that was a bit confusing towards the end. You were great. Thank you, thank you, thank you, Sadaf. God bless you. Yeah, we really, really enjoy your work and just hope you keep directing. We're very excited to see Manto this evening, and hopefully we'll meet. And we just want to say brava, because I'm thinking, you know, kitne mushkil halat hote hain, and you guys are suddenly told, oh, serial se movie banao. I don't know how you guys managed it. Did you have a script for the movie separate, or did you just take? No, Sadaf. Actually, it's. I think I really asked for this in the sense that ये जब serial बना तो वो एक चीज होती है जिसको हम corporate presentation बोलते हैं, तो वो उसका एक extended trailer सा था। वो जब मैंने बनाया तो कुछ लोगों ने देखा एंड डिसाइड कि भाई ये तो बड़ा सिनेमैटिक लग रहा है, और ये तो एंड देन दिखने की तो चले बात नहीं, मगर अगर मंटो साहब जो लिखते हैं, जो कहते हैं, अगर वो सिनेमैटिक नहीं है तो फिर कुछ भी सिनेमैटिक नहीं है, मेरा ख्याल है। तो वो मैंने ही उनको बोला, प्रोड्यूसर्स को, मैंने कहा जी जब ये चल जाएगा सीरियल टीवी पे तो मुझे इसके कोई पार्शल ऐसा कोई राइट्स या कोई ऐसी चीज़ हम एग्री कर लेते हैं, तो मैं इसका एक वर्जन काट के तो कोई फेस्टिवल्स में या डिफरेंट एवेन्यूज जहाँ जहाँ कोई नज़र आए हम उधर इसको दिखा देंगे। तो somehow they got very excited and they said, what about you edit the film version first? So वो फिर एक खैर एक कोई 1.5-2 साल की जर्नी थी जी, क्योंकि वही इट वॉज नॉट रिटन लाइक अ फिल्म, इट वॉज नॉट इन अ वे, आई डोंट नो वेल व्हाट द डिवाइड इज, आई डोंट बिलीव इन द डिवाइड, बट वो उसको फिल्म की एक वर्जन, एक थोड़ी उसकी कंडेंस्ड वर्जन, फिर सारा टेक्निकल एस्पेक्ट उसका, म्यूजिक एंड साउंड, द कलर्स एंड व्हाट नॉट, कुछ एक्स्ट्रा शूटिंग भी किया. So, but I'm glad I did that, because it just became a very interesting, organic kind of journey. Well, it's been a boon for us. I mean, it certainly helped in the revival of Pakistani cinema. We'd love to see something which has depth. I mean, I love Bollywood, लेकिन आप लोग जो depth लाते हो, people like you and Haitham and Mehreen Jabbar, you are our heroes, because you brought the drama industry something fresh, something new, when it was kind of like copying Indian serials a lot. So I think you guys definitely deserve. Thank you, no, Sadaf, and I don't think ये possible होगा या होता उस feedback और उस प्यार के बगैर जो आप लोगों ने भी थे, because वही चीज़ तो अपनी जगह जो होती है वो होती है, मगर आप जिस नज़र से उसको देखते हैं और फिर आप जिस फराख दिली से उसको कबूल करते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये बात मैं कई जगह कहता हूँ कि हमसफ़र उतना नहीं था उसमें सब कुछ जो आपको नाजरीन ने उसके अंदर देखा, या जो उन्होंने उसको जिस तरह से बना दिया. तो हमसफ़र हमने तो बनाने से मुराद ये कि मिलजुल के एक मिली भगत थी हमारी, मगर जो वो बन गया वो अवाम ने बनाया, वो मेरे नाजरीन ने, वो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क की शोले फिल्म है. मे बी आपको लगे मैं आपकी खुशामद कर रही हूँ, इट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बिकॉज़ एवरी डे आई थिंक इट टेस्ट ऑफ अ गुड ड्रामा is when you can watch it. अब मेरा जब भी दिल खराब होता है, I'm bored or I'm upset with anything, Humsafar is like Prozac for me. Right? मैं लगा देती हूँ, या I'll put on Dure Shawaz, something like that, ताकि I feel better. चलें जी, मुझे प्यारे दिल,
के ऊपर बहुत कंप्लेंट्स हैं and our message boards are full of why didn't Sarmad Khusad direct it? Why didn't Sarmad Khusad direct it? Oh no. So Humsafar is the new happy pill for the ladies. How sweet is that? बिल्कुल, she's very sweet. Yeah. आपने अभी इनके husband नहीं मिले, you have to. I'm not alone. This is, read our message boards. अच्छा, ये तो सिर्फ ये कह रही हैं, आप इनके husband से मिलेंगे, वो इनसे भी ज़्यादा sweet है. Really? Thank you, Sadaf. Lots of love. Sadaf ji, nice of you. Welcome. Thank you very much for your call, ma'am. ड्रामा पाकिस्तान कुछ अर्सा रेडियो आज़ाद से भी फैसल कुरैशी का इंटरव्यू और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज किए हैं सदफ जी ने. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, जो अभी कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे, कहीं जो फर्स्ट होता है एक्टिंग में पढ़ाते हैं फर्स्ट सेकंड लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. वो होता है जी कि अ कैरेक्टर इन अ सर्कमस्टेंस फॉर अ रीजन, और एक और चीज़. लेकिन थर्ड लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन जो वो कहते हैं जी कि जब आप रोल के अंदर होते हैं तो कुछ चीज़ें आपसे, क्योंकि आप इतना नीटी क्रिटी में इमेजिनेशन में वो कैरेक्टर बनाते हैं, तारीख करते हैं, फिर चीज़ें होती हैं, फिर ऑर्गेनिकली आप ग्रो कर रहे होते हैं. तो थर्ड लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन में ये होता है कुछ चीज़ें आपसे हो जाएं जो आपने प्लान नहीं की. ऐसा कुछ हुआ जो ऐसा कोई मोमेंट आया हो जिसमें आपको लगा यार ये तो कोई बहुत ही, और या फिर उसकी एडिटिंग करते हो या देख के आओ यार ये कमाल ही हो गया. आई थिंक सबसे ज़्यादा गड़बड़ ही तब हुई थी जब आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द थर्ड स्टेज, द थर्ड लेवल. अगर मैं वहां पे नहीं होता था तो तब गड़बड़ होती थी. एनी टाइम आई ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट टू डू. लाइक मुझे जनरली मतलब वही कि एक्टिंग में चूंकि कम करता हूँ तो मैं उसके लिए फिर तैयारी कुछ अंदर कर रहा होता हूँ, ज्यादा कर रहा होता हूँ. मतलब अब जिस तरह मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मतलब रोने के सीन लोग बहुत वो करते हैं ना उसको, कि मतलब दिस इज अ होल थिंग कि भाई वो सबसे आसान होता है एक्चुअली. मुझे बहुत आसान लगता है, वही प्रॉब्लम है बताया. बट एक सीन था मंटो में, हराम है कि मतलब वहाँ वो आंसू आए. अब और वो यही हुआ था कि आई थिंक मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, आई थॉट कि ये तो हो ही जाएगा, और वो बड़ा एक वो ट्रेलर जिन लोगों ने शायद देखा उनको भी समझ आएगा. सो दिस अ सीन जहाँ पे वो सबसे छोटी बेटी जो है वो आके ऐसे मेरे बाजू पे चूमती है, और सो वो समहाउ आई थॉट उसकी टाइमिंग होनी चाहिए कि जब वो चूमती है तो नहीं हुआ, वो बैठा नहीं सही, वो नहीं हुआ. और बहुत दफ़ा वही होता था कि मैं सीन जिस तरह से सोच रहा होता था वो करते करते कहीं उसकी फ्लो या उसकी जो पीक्स हैं या वो कहीं और बन जाती थी. But then I used to think, did it make sense? And then I was very blessed to have Sania Saeed playing Mrs. Manto, and I was very blessed to have Nimra Bucha playing my alter ego, Hamzad जो है. तो वो मेरा ख्याल में दोनों को सिर्फ बस देखता था तो वो कुछ नॉड मिल जाता था. अगर नॉड नहीं मिलता था तो फिर मैं कहता था अच्छा दोबारा, because there is no other way to go about it. How I don't know what other way is there to really direct myself. If other actors who you think are experienced and better actors, when you see them giving a kind of reaction, उससे पता चलता है कि मेरा कुछ हो गया है. और वो you see because it has to be organic, it has to be free flowing. वो आप उसको जितना, और ऊपर से अच्छी चीज़ वही कि ना सानिया का मेथड वो वाला है कि वो प्रीएम्प्टेड करती हैं चीज़ों को, ना निम्रा का वो वाला मेथड है. तो इट इज़ लाइक अ जर्नी जिसमें आप ढूंढ रहे हैं चीज़ें. तो या उसमें आई डोंट नो. और उसमें फिर वो भी देखिए कई जगह पे होता है कि शायद एक नाकिद की नज़र से जब आप देखते हैं, क्रिटिक की नज़र से देखते हैं, तो शायद आप उसको फिर बहुत सीधे उस पर गेजेस पे लाना चाहते हैं ना कि उतार चढ़ाव कैसा था, ओवर एक्टिंग थी, अंडर एक्टिंग. कई दफा 4 कंपार्टमेंट हैं उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं. बट वो जिस लेवल की आप बात कर रहे थे, कभी कभी आप उधर जब गए हुए होते हैं तो आप इन सब चीज़ों से ट्रांसेंड कर जाते हैं. आपका दिल, अब तो जिस तरह एक सीन था वो उस तरह लिखा नहीं हुआ था, और वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि चलें लोग जो आज देखेंगे. तो एक सीन है बड़ा इंपॉर्टेंट जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म आता है, तो उसमें एक इंटरप्रिटेशन थी. अब मैंने सानिया से पूछा, मैंने कहा मैं यूँ कर लूँ, तो सानिया ने मुझे भी देखा ही था, तो सानिया कहती आओ करते. She didn't even ask me कि तुम, क्योंकि of course उसमें मैं बोल रहा हूँ और she had to react. It's a lot of trust actually. तो she said नहीं करो, और वो मैंने एक दफ़ा किया और she said yeah it works. And it was very off in the sense कि उसकी बुनियाद पे वही कि जब आप एक चीज़ को फिर इंटरप्रेट कर लेते हैं तो उसको आपने ब्लेंड भी तो करना है जो आगे हुआ और पीछे हुआ. तो वो हमें उसके लिए फिर अगले बहुत सीन्स को डिफरेंटली प्ले करना पड़ा सीमलेस करने के लिए. So that way is I think and I think that's what the whole exercise is. क्योंकि सरप्राइजेस नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा. अच्छा हाँ सर, मतलब अभी लोग आपको देखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. आई एम श्योर ऐसा शुरू में नहीं था. और ये लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि ये 36 ईयर्स के अगर सरमद हैं और अब उनको सक्सेस इतनी मिली है, उससे पहले उनको काम ज़रूर मिला था, लेकिन उसके बाद जो कुछ मिला पिछले 4-5 सालों में माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा. लेकिन अब अक्सर लोग उस वक्त के बारे में बात नहीं करते. वो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान को बनाने के लिए. Absolutely.
और वो लोग भी जो आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आप एक्चुअली उनको ना प्रूव करें, लेकिन अगर अपने आप को भी प्रूव करना चाहें कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं जैसा ये सोचते हैं, इतने मुझे आज तक नहीं भूलता द जमात पास डायरेक्ट हवलदार वाली जो बात थी, और उससे पहले आपके फादर एक्टर भी थे, सब कुछ थे, लेकिन वो जो उन्होंने काम किया डायरेक्ट हवलदार वाला, बिल्कुल, उसके बाद वो ही सर इरफान खुसट थे, वो हर सीन में थे, फिर उसके बाद जहाँ पे भी आए लोगों ने उनको उसी से मवाजना किया, और वो इतने बड़े एक्टर, अपने ज़माने के कमाल बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि निकम्मा बच्चा है बाप का, वो नहीं है जो असल में है यार, कहते हैं लोग इस तरह, इससे भी बुरा कहते हैं, तो बहुत पोलाइटली कह रहे हैं। सो वो जब फेज गुजर रहा था, जब कोई अपनी प्लेस नहीं मिल रही थी, टाइम एंड स्पेस अपने लिए मुवाफिक नहीं था, उस वक्त सबसे वर्स्ट चीज जो लोग कहते थे, जो आपको दिल को लग, बिकॉज यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, कि बताने की जरूरत नहीं, सो ऑब्वियस विद ऑल द थिंग्स दैट यू डू एंड राइट एंड एवरीथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू, लेकिन ये उस वक्त क्या गुजरती थी बिल्कुल ब्लंटली, जैसे आप मंटो हैं, अभी मंटो के हिसाब से मुझे बताने आपने, बताइए। नहीं देखिए, अब मैं ऐसी उसमें को फाड़ मारूं कि जी नहीं इफेक्ट करता, आपको बहुत इफेक्ट करता है, और मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में आपको चीज़ें डिफरेंटली आप उसको परसीव करते हैं, महसूस करते हैं। जब शुरू में क्रिटिसिज्म आता था, मुझे तो लगता था कि ये तो मोटिफाइंग, हाँ, आई वाज लाइक ये तो पहले मुझे लगता था कि क्या मतलब है, मतलब ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतने मतलब जी जान से कर रहा हूँ, और मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ जो कोई और नहीं, आप में एक अपनी एक वो क्या होते हैं, अहदे शबाब का वो जो एक होता है व्हाटएवर वलवला दैट, बट जब आतिश जवान होता है तो बहुत कुछ चाहता है, तो बिल्कुल वो आग आप लगाना चाहते हैं हर तरफ, बट आई थिंक इट टुक मी अ व्हाइल टू बी ऑनेस्ट, और मैं ये कहूँ कि जी मैं ओवरनाइट स्टार बना, मैं ओवरनाइट स्टार नहीं बना, ठीक, मुझे नहीं पता मैं स्टार बनना भी हूँ कि नहीं बना, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप अपनी चीज़ को एक जर्नी और एक गोल बड़े से बड़ा रखते जाए, तो फिर आई थिंक बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। गलतियाँ क्यों नहीं कोई करेगा और क्यों नहीं होंगी, गलतियाँ सबसे होती हैं, और गलतियाँ कह लें या खामियाँ या कमियाँ जो रह जाती हैं काम, बट वही कि आई थिंक अराउंड 2006, so if I'm 36, what would I be, mid-20s, right? That's when I think मुझे फेलियर की समझ आना शुरू हुई कि फेलियर कितना ज़रूरी था, या फेलियर को डिसोन नहीं करना, या सेल्फ डिफेंस में जाके उसको सिर्फ खुरच के फेंकना नहीं है कहीं, वो शायर कहते हैं ना कि बहुत मुद्दत बाद निखरा है मेरे चेहरे का रंग, हाथ से कितने ज़रूरी थे जवानी के लिए, राइट। तो जो अब शबाब आया है आप पे, ये मेरा अच्छा मुझे ये बताएं वर्स्ट चीज़ जो ऐसे दिल में जाके गड़ गई हो, यार ये क्या कह दिया किसी ने, भाई मुझे अब तो बहुत प्यार करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा, नहीं, वो मेरे अब्बा के नाम की जरूरत नहीं, अब्बा के के ठीक, लेकिन ऐसी कोई चीज जो आपको लगा कि यार बहुत प्यार करते हैं, तो मतलब प्यार वो वाला करते हैं, जैसे मैं उस मापा की बात बता रहा था, तो मतलब वो मतलब बाकायदा हमारा बच्चा हमारे लिए जी बाइसे फ़ख्र है, तो उनकी उड़ती उड़ती मेरे कान में इरफान खुसट को डूब के मर जाना चाहिए, उसका बेटा इतना गंदा एक्टर और मैं उसी स्टूडियो में काम कर रहा था, और मैं गुजरा वहां से, तो मेरे कान में ये पड़ गई बात के उस वक्त वो जब कह रहे थे तो आपने उसी वक्त सुन लिया डायरेक्ट उनके मुंह से, हाँ, कि इरफान को डूब के मर जाना चाहिए, तो मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं होगा आपकी, या सो दैट एक मैं वैसे बता रहा हूँ जो खुब गई दिमाग में बात। फिर अगेन आपने चूंकि बोला कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो इधर आज़ादी होती है, और उसमें मैं सिर्फ पहले अपॉलॉजी इसलिए करूँगा बात करने से कि जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा वो लफ्ज़ गाली नहीं है, वो लफ्ज़ डिक्शनरी का है, और उसका मतलब एक पेशा था, ना कि गाली जैसे। एक और चीज़ जो मुझे बहुत हर्ट किया, और वो अभी तक एक वो जिसको नहीं घाव कहते हैं, जो घाव बन के अंदर रह गई थी, जो कि बचपन में ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, और किताबें पढ़ने के अलावा एक ज़माने में किताबें जमा करने का शौक भी होता, तो मैं जाता था जितने भी पैसे होते थे, और एक वो ओल्ड रोमांस जो माल रोड लाहौर वाला, आप अगर वाकिफ हो, फिरोज़ अल-फला और मावरा, डिपू, तो वो मैं वहाँ पे चला जाता था और ढूंढ के, और किताबें हुई अगर कम भी लेनी है तो टाइम बहुत लगाना है ना, घूमना फिरना है, वही वैसे मैं रेडियो की खुशबू की बात कर रहा था, तो वो एक फिरोज सन्स की भी अपनी खुशबू है ना, और कागज की भी अपनी है, सीलन की, वो जो भी मॉस शॉस वहाँ पे मोल्ड शोल्ड लग गया हुआ है, तो वो तो उधर एक बहुत बाकायदा पढ़ा लिखा
कपल, और पढ़ा लिखा, वो वाला पढ़ा लिखा कि मुझे जो उनकी शख्सियत से लगा कि कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं शायद गालिबन, जिस किस्म की वो बातचीत कर रहे थे, और वो बड़े मतलब ओल्ड स्कूल एक स्वीट से एनक शैनक लगाई हुई, अंकल ने पतलून थोड़ी ऊपर पेट पे बांधी हुई है, तो वो सारा, तो वो तब मैंने टीवी पे काम करना शुरू कर दिया था, तो खुसर फुसर शुरू हुई है, कौन है क्या है टीवी पे काम करता है, मैं सुन रहा हूँ, तो खैर मैं थोड़ा खुश भी हुआ, मैं खैर फिर वहाँ से निकल के मैं चला गया। थोड़ी देर बाद जो कान में मेरे बात पड़ती है वो ये थी, बड़ी गल है कंजरां दे बच्चे भी पढ़न लग पे ने, I was like, what is that supposed to mean even? Like really, like I opened up the dictionary and I found out that kanjar is not a gully, it's a profession, right? Profession, but still कि जिस connotation में वो इस्तेमाल हो रहा था वो गाली के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो you know what I mean, कि मुझे तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे थे, तो या मतलब आई डोंट नो, या वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो मैं उस महरूमी, तो मैं उसके बाद मतलब वो एक घाव रह गया मेरे अंदर कि भाई ये मुझे इस चीज को ओवरकम करना है, और मैं इस चीज से निकलूं कि भाई हमारे यहाँ वो जो अगेन जनरलाइजेशंस जो होती हैं, शराफत, अच्छा बुरा, it's just convenience, and so I'm just saying जो भी आपकी conformity की जो मयार है उस पर पूरा नहीं उतरता, लोग उसके बारे में ये कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये पूछने का मकसद ये था कि आप तमाम लोग, हम लोग को शुरू से ये आदत है कि सब अच्छा है और कमाल है और ऐसा हो जाता है, और फिर हमको नहीं समझ पाते कि जब उनसे ये सब गुजर रहे थे, वो जिससे, जैसे मंटो साहब थे, जैसे अभी सरमद ने अपनी बात बताई यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ से लोग फोटो खिंचवाने के लिए, और हमारे लोग कमाल लोग हैं, आदमी का दुख, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी कभी नहीं समझ पाएंगे, वो फोटो ना जरूर खिंचाना। इमरान खान 18 साल अपना काम करेगा लेकिन उसके साथ फोटो खिंचाना, लेकिन वोट नहीं जाना। सो और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जिनमें से, और ये जब तक हम इस तरह की मूवीज देखेंगे नहीं, इन फिल्म्स को समझेंगे नहीं क्यों हुआ ये, और ये लोग हैं जिन्होंने ये जिंदगी की बेरहम हकीकतों के बारे में लिखा, और ये जो हम जो फील करते हैं, जो आप बोल के ला बाजाने तेरे 8 साल से आप लोग देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं, और अब देखना भी शुरू हो गए आप लोग, तो क्यों हम देख रहे हैं, इसमें हम यही बातें करते हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। अच्छा सर जी, इस बात के बाद तो आपको सर कहना बनता है, मुझे ये बताइए, ये शिव कुमार बटालवी का महरम दिलांदे माही, ये आपको क्यों इतना पसंद है सुरेंद्र कौर? अगेन वही कि कुछ चीज़ों से कोई शनासाई होती है ना, जो वो डेजा वू वाली होती है कि मुझे नहीं पता, मतलब मेरे से बहुत पुराने ज़माने की ये चीज़ें हैं, मगर शिव कुमार बटालवी का मुझे तब पता चला जब नुसरत फतेह अली खान का वो माए नहीं माए मेरे वो जो है, मैं हमेशा उसको पता नहीं क्यों मुझे मेरी पंजाबी वहां पे अड़ जाती है। खैर मेरी अभी गाड़ी में भी है कि विच ट्रैक आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, वो अद्दी अद्दी राती उठ रोन मोए मित्रानु, तो वो जब मुझे किसी ने बोला कि जी ये तो साहब, अगेन वो हम तो इतनी लाइंस में बिलीव करते हैं ना, फलाना सफेद है, फलाना काला है, फलाना है, कि जी हिंदू शायर है जी, अच्छा जी हिंदू शायर है, कहाँ से जी, सियालकोट या पता नहीं मुझे से ताल्लुक है, और सारी जिंदगी जो मेटाफोर यूज किया है वो सारा वो है जो आप मुस्लिम या इस्लामिक आप उसमें कहें, ठीक, मतलब इन्हीं का वो है जो, तो मतलब वो एक मुझे फैसिनेशन, वो एक ऑडिटी एक्सेंट्रिसिटी, जिस आदमी को मैंने पंजाबी सीखी थी बुल्ले शाह के लिए, शिव कुमार बटालवी और मियां मोहम्मद पाशा, इन तमाम लोगों के लिए, ताकि आपको जो जिस बंदे को पंजाबी नहीं आती ना, वो मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ आप लोग बहुत महरूम हैं, जो लिटरेचर है पंजाबी की बात, पंजाबी की शायरी, कोई नहीं, आप इस तरह कोई कह सकता है कि सुफने दे विच मिले माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला कि फेर विछड़ ना जावा। मतलब आप जब ये सुनते हैं ना, तो वो जिस तरह वो कहती है ना कि भाई गल विच पा लिया बावां, और ये कमाल ही चीजें जो कहते हैं। बटालवी साहब का भी वही, और मेरा एक उसके बारे में आई थिंक अगेन एक कोई गिल्ट या अपना कॉम्प्लेक्स कह लें, वो ये था, मेरी अम्मा जब रेडियो करती थी तो वो खुसूसन जो उनकी स्पेशलिटी थी वो था वो जो एक जिसको वो रेडियो पाकिस्तान पे कहते थे सिख भाइयों का प्रोग्राम, यू नो, जो वो खुसूसन चढ़ते सूरज और उतरते सूरज के पंजाब जी, जो अमृतसर के लिए वो होता था, ठीक है, फिर वो एक दुसहरा की स्पेशल ट्रांसमिशन होती, तो मतलब मुझे वो याद है, लफ्ज याद हैं। मैंने एक्चुअली FM 103 पे काम किया हुआ है और लाहौर में, और स्पेशली हम उनके लिए अमृतसर के जो लोग, तो वो उसको कहलाया ही जाता था सिख भाइयों का प्रोग्राम ना, तो वो मेरी अम्मी करती थी, तो मुझे वही आई थिंक, और अम्मा और अम्मी मेरी मतलब इस रवानी से वो उसमें लिख लेती थी गुरमुखी स्क्रिप्ट के अंदर पंजाबी, और अब्बा पंजाबी लिखते हैं, बोलते, दोनों सिर्फ एक हमारे साथ जाती क्या उन्होंने की कि जब हमारी तरफ मुड़ते थे तो उर्दू में बात करते, दूसरा दादी जो हैं जिनका हमारी जिंदगी में ज्यादा वो रहा, माय मदर फेल इल व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो दादी दिल्ली की, वो तो शदीद बहा मुहावरा उर्दू बोलने वाली, यू नो,
और वो वाला कि मतलब अलहदा अलहदा करके। हाँ नहीं, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा जो इनका कंटेंट होता था ना, मतलब वो राह चलते बोल देती थी ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और हम अजीब सटपटाते रह जाते थे कि क्या बोला क्या। तो दैट वीज मुझे आई थिंक वो फिर कनेक्शन बाद में मैंने ढूंढा, एंड वही तो बटालवी साहब का वही था। एक तो somehow वही आपने जितना भी जो ट्रैक चलाया था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कन्विक्शन से मैं कन्विंस हो गया कि उसका मंटो से कोई ताल्लुक बिल्कुल। इसी तरह बटालवी साहब का रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस का वो एक बॉडी की मौजूदगी में दूसरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन जो तो वो एक कड़ी कहीं मिली। एक ट्रैक था मैंने सुना, जिसके बाद फिर मैं इस ट्रैक पे आया, वो था वो लोकी पूजन रब मैं तेरा बिरहणा सानू 100 मक्कियां दा हज है तेरा बिरहणा, right? So that was a track which was like, I was like, what is he talking about? Like, and he's called Shiv Kumar Batalvi, you know? Yeah. So that kind of, again, disparity, that eccentricity. So that's where this came, which is Mehram Dila Dimahi, Modenga Kadam. Especially सरमत की फरमाइश पे जी आप लोगों के लिए पहले ये प्ले करते हैं, फिर उसके बाद इनकी जो इंस्पिरेशन है, जो इनकी मूवी मंटो में भी है, वो भी आपके लिए प्ले करते हैं। शिव बटालवी बारे ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। शिव बटालवी ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਮੋੜੇਗਾ ਕਦ ਮੁਹਾਰਾ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਮੋੜੇਗਾ ਕਦ ਮੁਹਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਮੋੜੇਗਾ ਕਦ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਧੜਕਣਾ ਜੋ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਰ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈ। और जनाब, क्रिएटिव आदमी होने का ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें बचपन में आप सुनते हैं, जो आपकी ज़ात में रच बस जाती हैं, जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी क्रिएशन में। तो सुन लीजिए जी, मंटो, महरम दिलां दे माही। महरम दिलां दे माही मोड़ेगा कद मुहारा महरम दिलां दे माही मोड़ेगा कद मुहारा दिन रात तड़पदे ने अरमान बेशुमारा मैं हर घर
और जनाब जो पहला आपने सुरेंद्र कौर जी का वर्जन सुना था वो सुनने वाला था, लेकिन ये जो है जी ये सुनने के साथ साथ देखने वाला भी है। ये विजुअल आर्ट भी इसका जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी सिनेमाटोग्राफी और इसको जैसे ब्लेंड इन किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, इसके अलावा ये मुझे बताइए कि क्योंकि आपके जो घर का माहौल, मदर आपकी रेडियो पे, फादर आप और ग्रैंड फादर भी, उसके बाद आपके फादर जो थे वो इतने ब्रिलियंट और लेजेंडरी एक्टर, आज तक आपका किया हुआ काम उन्होंने जो देखा, सबसे बेस्ट कमेंट क्या मिला जिसमें आपको लगा? क्योंकि बाप, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया और बहुत मेरे फादर को काफ़ी फ़ख्र था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो वो कहते हैं जो सारी ज़िंदगी आपके दिल के साथ, और आपको लगता है कि वो जब आप गिरे होते हैं ना, जब दुनिया आपको कुट रही होती है, तो उस वक्त वो एक दो सेंटेंस या माँ की तरफ से होते हैं या बाप की तरफ से होते हैं जो आपको उठा के रखते हैं कि दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इन. Again, I don't want to, like indulge in sentimentalism, but so I lost my mother when I think, well, there is no age or there is no time when one should lose a parent, but I think I lost her when I was quite young, and I lost her initially to a disease when she was when there was this complete role reversal, and we had to become the parent and she was the child, and then but she did pass away, and she didn't see a lot of stuff that I've done in the last 12-13 years. But अब्बा मेरे जो हैं क्रिटिकल भी शुरू में उतने ही होते थे, और क्रिटिकल वो वाले नहीं कि सिर्फ झाड़ने के लिए, लाइक ही यूज्ड टू पिन पॉइंट थिंग्स कि अच्छा ये बुरा था, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये बहुत बुरा था, और ये तो बिल्कुल ही मतलब सो. But then also he's very sentimental and he's very Punjabi. तो वो जब प्यार भी करते हैं तो मतलब वो वाला करते हैं कि मैं अब टीवी लाइव शोज पे जब वो कहते हैं कि जी फादर्स डे का शो है या अब्बा और आप आज, तो मैंने नहीं आना, बिकॉज मैंने कहा सिटिंग नेक्स्ट टू हिम आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेस्ड, बिकॉज इतना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जो है वो मुझे नहीं समझ आता. घर पे भी ऐसे ही? नहीं, घर पे भी है, करते मतलब अब्बा अभी तक वही, मैंने खैर 36 का मैं हो गया, मगर वो रात को जब तक कॉल करके नहीं पता कर लेते, हालांकि मैंने कहा अब्बा मैं कहीं भी हो सकता हूँ, मैं कह दूं हाँ मैं घर पे हूँ, बट है वो एक हमारा ट्रस्ट. अच्छा, चल रहा है अभी तक? अभी भी ऐसे? जी 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 जी, वो तो और माशाल्लाह मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे बहन भाई हैं. अच्छा. तो अब्बा ने भी मंटो जब देखी तो वो बाहर निकल के वही प्रीमियर के ऊपर जब साउंड बाइट्स वगैरह हो रही थी, तो उसमें मैंने बाद में बल्कि मुझे नजर आया वही क्लिप कहीं पे, तो उन्होंने कहा जी ये जो है फिल्म असल में एक लव स्टोरी है, और ये लव स्टोरी है सरमद और मंटो के दरमियान में. So I really thought that somehow in his own whatever way it was a very special comment. बहुत अच्छा है कि बहुत सटल है जी, और आम जिस बंदे को समझ, इसका मतलब है यार मैं इंसाफ कर पाया, राइट शायद. तो वो कहते हैं, और बट फिर वो उन्होंने कहा भाई इसके इस इश्क का मुझे इसलिए पता है कि मैंने वो किताब इससे छीनी थी जब पहली दफ़ा ये पढ़ रहा था, और वो किताबें मेरी, तो फिर उन्होंने खुद भी क्रेडिट लिया. उन्होंने कहा और ये इश्क मुझसे ट्रांसफर हुआ क्योंकि मेरे पास किताबें थी मंटो. शुक्र है ये का मेरे खून से ट्रांसफर हुआ इसके साथ साथ. अच्छा, ये बताइए इसके अलावा, अच्छा ये पाकिस्तान का जो सिर्फ शुक्र है ये रिवाइवल ऑफ सिनेमा हुआ कि लॉन्ग ओवरड्यू था, जो भी हमारे रीजंस. कैन आई प्लीज से समथिंग? आई नाउ सॉर्ट ऑफ डिसएग्री विद द वर्ड. आई से रीबर्थ. हां बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मुरव्वजा चीजें थी वो तो रिजेक्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल, इट्स अ गुड, वो कहीं गायब हो गई, फिजल आउट कर गई, फौत हो गई, सो राइट नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू रिवाइव एनी प्री एग्जिस्टेंट. They're trying to probably revive the culture of going to cinema. But cinema language, cinema tools, techniques, जो भी कहानियां हैं, जो अंदाज है, वो रिवाइव नहीं हो रहा. बिल्कुल सही है, रीबर्थ वाली बात. वो एक रीबर्थ हो रहा है, वो उसमें और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एक नया फ्रीडम है जो नहीं था. बिल्कुल. फिल्म इंडस्ट्री बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों ने वो काम किया है उस जमाने में. मौला जट जो बनाई और जो भी बनाया, और कल्ट्स बनाए या जो भी उन्होंने मतलब इवन आखिरी जो हमारा था सैयद नूर साहब की चूड़ियाँ, सैयद नूर साहब की बहुत सारी फिल्में, दे लाइक रियली ग्रेट पीसेस ऑफ सिनेमा फॉर इन इट्स ओन व्हाटएवर मेन स्ट्रीम. बट द प्रॉब्लम वाज कि वो बड़ी अनवेलकमिंग फिल्म इंडस्ट्री थी. ठीक है, अनवेलकमिंग थी. और ये मैं बहुत अनअपोलोजेटिकली इसलिए कहता हूँ कि उसमें नहीं गुंजाइश बनाई गई. वो उसका अपना एक इतना, उसमें टीवी के एक्टर्स ही हुआ करते थे, और उनकी एक्सेप्टेंस, नए लोगों की बात मैं बता रहा हूँ. आप एवरेज वहाँ पे एक्टर सिर्फ वो लोग यंग हायर करते थे, टेक्नीशियंस हो गए, लिखने वाले हो गए, डायरेक्ट करने वाले हो गए. ठीक है अब फिल्म स्कूल्स बन रहे हैं जो भी हो रहा है, मगर उस वक्त भी देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. वो जब तक वो एक अपना जो रगड़ा डिजाइन किया हुआ था वो जब तक नहीं लगता था, मतलब दोज वॉल्स वर सो हाई दैट यू कुड नॉट रियली बी अ take a sneak peek even into it. Or I was not that child who went with my dad to the film studios. वो हमें अलाउड भी नहीं था उस जमाने में.
हाँ नहीं, और अब्बा ने कभी घर में वो जो आप ऐसे कहते हैं ना कि रेडियो और वो सब, बट somehow it was a very segregated, compartmentalized kind of, you know, a life. अच्छा, आपके ख्याल में ये जो रीबर्थ है, क्या चीजें थी जो इंस्ट्रूमेंटल साबित हुई? क्योंकि बहुत, एक तो टाइम फ्रेम ऐसा आ गया कि लोग बाहर से पढ़ के जाने लगे, लोगों को समझ आना शुरू हो गया, लोगों की विजन जो है वो ब्रॉडन हो गई। जब हॉलीवुड देखा, जब इवन इंडियन फिल्म्स ने जब कमाल फिल्में बनना शुरू हो गई जिनसे लोग रिलेट कर पा रहे थे, सो उस वक्त हमारे लोग, यंग लोग जागे, और फिर मार्केट इतनी सब वर्जन मार्केट थी, कुछ था ही नहीं क्योंकि वो कल्चर ही खत्म हो गया था, सिनेमा थिएटर गिरा दिए गए थे। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या क्या चीजें थी आपके ख्याल से? और उसमें से कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा जिसको क्रेडिट जाते हैं, 2-3 लोग। नहीं, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट जाते हैं उसमें मैं कहता हूँ उन लोगों का भी क्रेडिट उतना ही है जिन लोगों ने उसकी डिटेरियोरेशन में बार बार कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो रेनफोर्स होता गया ना, जो लोगों का हेट्रेड था या जो रिपल्शन थी। तो वही बात अगेन, आई थिंक डेफिनेटली जी, अगर वो एक कोई टॉर्च बेरर बने तो वो शोएब मंसूर साहब बने, क्योंकि वो एक और नैरेटिव लेकर आए, वो नैरेटिव जिसको आप नहीं मानते थे कि ये लॉलीवुड या बॉलीवुड, एक मतलब लॉलीवुड नाम से मुझे शदीद नफरत है, बाय द वे। आई थिंक उनको भी है, ये बहुत ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मतलब लॉलीवुड तो बहुत ही बुरा है, मतलब बॉलीवुड तो चलें जी, मुरवजा हो गया, और वो तो उसके आगे तो आपको पता, हम चरबे के चरबे, टॉली शॉली भी है ना, लेकिन पॉली भी है ना, पेशावर वाली साइड पे जो है हमारी अपनी है बॉलीवुड जो है। सो आई थिंक वही एक तो एक अपना एवोल्यूशन का, इर्तिका का एक अपना सफर होता है, उसने खुद कही तो उस इर्तिका में, लेकिन वो डैमेज जरूरी था। डैमेज क्या था कि स्टूडियोज गर्क हो गए, तबाह हो गए, कोई वहाँ पे मतलब लिटरली अभी जितने फिल्म स्टूडियोज होते थे, इट्स सो सैड कि वहाँ पे सिर्फ टीवी का काम हो रहा है। टीवी का काम क्या हो रहा है, ये जो इंफोटेनमेंट के शोज होते हैं उनके सेट्स लगे हुए हैं, ज़्यादा ही हो रहा है, गोदाम बन गए वहाँ पे, सिगरेट के गोदाम बन गए वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें और स्टॉक होती थी, सो मतलब वो फिजिकली मर गई वो चीज़। तो एक तो आई थिंक वही, जब इतनी एब्सोल्यूट डेथ और ब्लीकनेस होती है तो फिर कुछ नया ही होना होता है, रात ढल जाएगी, गुलरंग सवेरा होगा, राइट? सो दैट वेज कि वो जो गुलरंग सवेरा है उसको खुद से होना था, ठीक है, सो वहाँ पे कहीं आई थिंक डेफिनेटली शोएब साहब ने जो काम किया, फिर इनिशियली आई थिंक जिन लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा किया कि फिल्में नहीं भी अगर चली कमर्शियली, या वो कहीं किसी नीश के लिए भी थी, जिसमें महरीन की रामचंद पाकिस्तानी थी, जिसमें आई थिंक ऑन इट्स ओन इट वाज अ गुड फिल्म, राइट? बट अगर वो नहीं चली तो लेकिन किसी ने बना तो ली ना, बिल्कुल। तो यानी वो छोटे छोटे डेंट्स पड़ना शुरू हो गए थे चीज़ों के अंदर। उसी सिलसिले के अंदर आगे आप आए तो जी, जो जिंदा भाग भी उसी कड़ी में कहीं ना कहीं डेफिनेटली, तो दुख्तर भी डेफिनेटली वहीं, फिर जामी की फिल्में भी हैं, तो फिर आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि मेन स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। ओनली प्रॉब्लम इज कि जो टीवी पे भी मुझे फियर होता है, लैक ऑफ वैरायटी ऑलवेज क्रिएट्स मोनोटनी, और जब मोनोटनी आ जाती है तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाएंगे। तो टीवी में भी वही है कि सिर्फ इतनी होमोजेनस किस्म की एक कंटेंट आ रही है जो सिर्फ अपनी ही कहानियां 4-5। तो सिनेमा में मुझे इख्तलाफ यही है सिर्फ कि मेन स्ट्रीम रखें। मुझे सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्म बहुत पसंद है, आई वुड वांट टू हैव अ सॉन्ग एंड डांस टाइप फिल्म, जब मूड हो, जब चांस, लेकिन पैरेलल सिनेमा साथ चलता है। बट एंड नोबडी कैन गेट अप एंड से कि ये फिल्म होती और ये नहीं होती। और 2015 में तो बिल्कुल भी किसी के पास ये राइट नहीं है। आप तो अच्छा हुआ कि वो बिजनेस मॉडल भी, वो उसका फिजिकल मॉडल भी, उसका अपना स्ट्रक्चर भी सब खत्म हो गया था। एंड नाउ जवानी फिर नहीं आनी भी जब बिजनेस करती है तो हम खुश होते हैं इस बात पे कि चलो सही है, ये एक मेन स्ट्रीम के फॉर्मूला को एडहेयर करती हुई फिल्म है, वो भी रहे। मगर वहीं जगह बन रही है कि वहाँ पे आप फिर मोर भी देख रहे हैं, आप वहाँ पे दुख्तर भी देख रहे हैं, आप वहाँ पे मंटो को भी बॉक्स ऑफिस हिट बना देते हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी इनकरेजिंग, एंड आई होप कि इट स्टेज दैट फ्री, दैट nothing really circumscribes it in a way कि you think कि इसके अलावा जो बनेगा वो फिल्म ही नहीं होगी। So now talking about the expectations, you were expecting Manto to be exactly how it's going right now? Not at all. I think it's a big surprise. No, because Manto honestly इतना indulgent किस्म का एक प्रोजेक्ट था, और जब वो मैं बना रहा था तो उसमें एक सेल्फिशनेस थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी। मुझे लगा कि मुझे बहुत सी चीज़ों से बेबहरा हो के बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल उनकी तरफ आंख बंद करके बनाना है। वो जो इग्नोरेंस थी, क्योंकि वो अगर मैं सोचूं कि सिर्फ नाक़िदीन क्या कहेंगे या सिर्फ एक आम और घरेलू ऑडियंस क्या सोचेगी, या नए बच्चों को तो नाम भी पता नहीं है, तो पुराने वालों की बहुत बड़ी एसोसिएशन इफ्स एंड बट्स अगर करेंगे तो फिर नहीं हो सकता। सो दैट वेज मैंने उसको एक बहुत ही अपने मतलब टू द पॉइंट ऑफ डेकेडेंस मैंने उसको मतलब खुद पे तारीख किया कि नहीं मुझे ये काम करना है, अपने लिए करना है पहले। सो
इसलिए मैंने जब उसकी फिल्म वर्जन की एडिटिंग हुई, हमने छोटे छोटे फोकस ग्रुप्स भी कई दफ़ा किए, सो उसमें भी एक दफ़ा पता यही सबकी बाई कि थोड़ा सा चीज़ को हल्का सा कुछ आसान कर दें, कुछ लिंक्स बना दें कुछ लोगों को. तो एक पॉइंट पे मैंने कुछ काम भी किया, बट देन आई सेड नो, दैट्स इट, आई एम नॉट डम्बिंग इट डाउन, इट कैन नॉट बी, इट्स मंटो एट द एंड ऑफ द डे. आप कपोटी इज नॉट योर मेन स्ट्रीम राइटर, यू नो. अगर उन पे फिल्म बनाएंगे तो आप उसमें से उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, आप उसको टाइटैनिक नहीं बनाएंगे. सो दैट वेज आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज प्रोड्यूसर्स भी हमारे ये सोच रहे थे कि शायद तो पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस की मैं वही बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसी फिल्म जो नीश की कह लें या जिसको हम आर्ट हाउस बोलते हैं, तो वो चंद स्क्रीन्स पे लगती है. बट मंटो का जब ट्रेलर हमने सोशल मीडिया पे डाला, टीवी पे चलाया, सो मंटो वॉज रिलीज्ड विद ओवर 50 स्क्रीन्स इन पाकिस्तान. इसका क्रेडिट आप जो you know all these new films have paved the way for you Absolutely. मैं हमसफर के बारे में भी ये कहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि हमसफर ने एक रेवोल्यूशन कर दी, हमसफर अगर वो बना तो वो उसकी एक कहीं वो पीक बनने के लिए नीचे से बहुत से लोग उसको बढ़ा रहे. उसमें महरीन जब्बार के ड्रामे हैं, उसमें आई वुड से कि यस, उसमें हाइसम के ड्रामे हैं, अंजुम शहजाद के ड्रामे हैं, अच्छे बुरे सबके जो भी काम था वो कहीं जो सब मेहनत कर रहे थे उसकी कहीं जहाँ पे भी जी वो एक अटूट वो जो फाइनल उसका बनना था वो मेरे हिस्से में आ गया. या कोई भी खूबसूरत क्रिएटिव चीज़ जो होती है उसमें जब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, उसमें एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिस्सा डालते हैं, उनका क्रेडिट उनको जरूर देना चाहिए. क्रेडिट शुड ऑलवेज बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. जैसे हम जब रेडियो आज़ाद का नाम लेते हैं तो मैं बड़ा खुलेआम कहता हूँ कि मैं नाम तो चलो किसी ने ये बाय द वे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इसका नाम आज़ाद, लेकिन अगर आयशा जी ना होती हमारे साथ तो ये सब कुछ यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल था. और अगर आयशा जी ना होती तो मेरा डैलस तक ये मैं आज आई वाज सेविंग दैट फॉर द आप एंड में जब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर आप वो ना होती तो आप ये जो जितनी आपने स्क्रीनें कैंसिल की हैं सारी, नहीं अगर आयशा की जो आई थिंक वही जो डिटर्मिनेशन थी, आई थिंक दैट इज व्हाट हैज लेड मी टू यू नो दिस वाज to be honest like not a very comfortable kind of pocket बीच में जो फंसा हुआ था. और उसमें but I'm really glad and I'm really kind of thankful to her that she understood the problem that arose and मुझे जिस वजह से अपना ट्रिप कट शॉर्ट करना पड़ा, वरना इसकी डेट डेफिनेटली आगे की थी और हम बहुत पहले से तय कर चुके. जैसे हमने आपकी डैलस की स्क्रीनिंग का क्रेडिट आयशा जी को दिया और हमने रेडियो आज़ाद की जो भी सक्सेस है जो भी नाम है दुनिया में इसका भी क्रेडिट उनको दिया, तो मंटो का क्रेडिट कुछ लोग हैं जिनको आप स्पेशली देना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत सारे लोग हैं डेफिनेटली. मैं प्राइम मोस्ट तो जी मंटो साहब फॉर बीइंग मंटो साहब. एंड सेकेंडली उनकी फैमिली जो है वो इतना ग्रेशियसली इतना जेनरसली करने देती है उनके काम के हवाले से भी, उनकी जो भी मतलब, और कोई भी आके उनसे पूछे, शाहिद नदीम साहब डेफिनेटली इट्स नॉट, अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मैंने इनिशिएट किया, इट बी रॉन्ग. आसिफ रजा मीर, बाबर जावेद, द प्रोड्यूसर्स, 3 साल आप इतनी इन्वेस्टमेंट, एंड आई वोंट रियली कोट द एग्जैक्ट फिगर बट मिलियंस में, राइट. सो मिलियंस में एक इन्वेस्टमेंट आप करके आप रख देते हैं, आप पैसा गिरता है उसका व्हाटएवर यू नो लाइक फाइनेंशियली इट्स अ लॉस कि आप इतनी देर तक एक इन्वेस्टमेंट करके रखें. दे वर पेशेंट विद इट, दे रियली यू नो लेट मी काइंड ऑफ प्ले विद इट एंड डू व्हाट आई हैड टू डू. एंड देन एवरीवन, टू बी ऑनेस्ट, लाइक it is one of those very rare projects and instances where it is labor of love through and through. चाहे वो आप उसमें मॉनेटरी रिइंबर्समेंट के हवाले से बात कर लें, टाइम कमिटमेंट की बात कर लें, अपने स्किल अपने टैलेंट को पुश करने के हवाले से कर लें. सानिया सईद अगर वो रोल ना करती, मंटो की परफॉर्मेंस मैं नहीं कर पाता. निमरा बुच्चा ना होती, सबा कमर ना होती, जो गेस्ट अपीयरेंसेस थी लाइक फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, माहिरा, लाइक अ मिलियन अदर पीपल. म्यूजिक के हवाले से ज़ेबुन्निसा बंगश, मीशा शफी, जावेद बशीर, माय म्यूजिक कंपोजर जमाल रहमान, यू नो आई थिंक एवरीबडी गेव इट a little more than what they would just give professionally to something. So there are a million people to thank, to be honest. So when did they for the first time they had you could see the sigh of relief जब ये box office का review शुरू हुआ या जब returns आने शुरू हुए तो आपको लगा यार काम हो गया? मैं कब confession अगर करूँ, हाँ मैंने of course you know edit किया मैंने, जैसे बताया 1.5-2 साल. फिर उस एडिट में, फिल्म की जब आप एडिट करते हैं तो उसमें सिनेमा टेस्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सिनेमा में भी जाके चलानी पड़ती है, देखनी पड़ती. तो मैंने वहाँ तक तो सब देखा. मैंने अभी तक ऑडियंस में बैठ के फिल्म नहीं देखी. आई एम टू नर्वस अबाउट इट.
जो प्रीमियर भी था, प्रीमियर पे मैं बिल्कुल वो जिस तरह दुल्हन के अब्बा बाहर खड़े हुए होते हैं ना शादी पे, मिल रहे होते हैं सबसे, हाथ अस्सलाम वालेकुम, जी जी आइए बैठ रहे होते हैं पत्ते की तरह। मैं जितने भी प्रीमियर्स हुए हैं पाकिस्तान में, इधर तो चले एकेडमिक स्क्रीनिंग्स हैं क्योंकि अभी यूएस प्रीमियर हमने नहीं किया इसका, यू नो जो प्रॉपर यूएस प्रीमियर होना है इसका, तो ये जो एकेडमिक स्क्रीनिंग्स हैं इनमें भी मैं दुल्हन का अब्बा ही बन के खड़ा हुआ होता हूँ मैं, तो मैं उसे वो बता रहा हूँ कि वो जो साय है वो अभी तक मुझे नहीं पता वो कहाँ आता है, बट यस जो इन्वेस्टर्स हैं उनका साय ऑफ रिलीफ, नहीं, they're very happy, they're very proud of the product, and वही बात कि it's not about an individual right now. I would be so wrong if I take the credit for it. If I was not supported enough, it wouldn't have been possible. So right now, I think साय वहाँ जरूर आया अभी कई दफा, और वो कई साइज तो आते हैं जब यू नो कोई पता चलता है जी रैंडम में कोई बच्चा छोटा सा मुंह होता है बिल्कुल, मतलब साफ नजर आ रहा था कोई 21 साल का बच्चा बच्ची है, वो ट्वीट करता है कि जी मैंने ये फिल्म देखी, उसके बाद मैंने किताब खरीदी जाके मंटो साहब की, दैट इज वेयर यू नो वो साय से बियॉन्ड एक खुशी होती है। या फिर वही अभी जैसे मैं कहता कि जब उज़मा खाला सिडनी में बैठ के जब कुछ लिख देती हैं आपको, या फिर आप रैंडमली कहीं जाते हैं और कोई आपको आके मतलब हाथ पकड़ के आपको सिर्फ प्यार से देखता है कि बहुत शुक्रिया ये आपने किया, आई डोंट नो, तो वो वाले तो आई थिंक एक उसके लिए तो मैं आई कैन नेवर थैंक द फोर्स अप देयर एंड the people, but putting all the things absolutely all the things together. I have a lot to thank for, definitely. और जनाब सुन रहे हैं आप, मैं हूं आज़ाद इन कॉन्वर्सेशन विद सरमद सुल्तान खूसर, जो लेके आए जी आपके लिए मूवी मंटो। डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, इसमें उन्होंने रोल प्ले किया है मंटो जी का। करीब 5 मिनट है मेरे पास। सरमद, एक तो कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले लोगों को, स्पेशल कोई बात बताना अच्छा एक एस्पायरिंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए कुछ कहना मैं चाहूँगा कि आपको। Again, I would also like to believe that I still haven't reached that point जहाँ पे I should be, you know. कुछ तो किए ना, लोग शुरू करना चाहते हैं। Dreaming big is very important, I think. But ख्वाब पे तो चलें आप कम से कम अपना उसमें तो आज़ाद हो सकते हैं ना, तो ख्वाब तो बड़े देखें, तो you know, तो वही कि अपनी अकम्पलिशमेंट से खुश ज़रूर हों, मगर छोटी सी माचिस की डिब्बी के अंदर रहने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडियोक्रिटी बड़ी गंदी चीज़ है, वो आपको बड़ा मज़ा आने लग जाता है थोड़ी देर बाद। एक चीज़ जो कॉन्शियसली मैंने नहीं करने दी अपने इर्द गिर्द के लोगों को या खुद को, कि वो जो एक हवारियों का हल्का होता है जो सिर्फ आपको कहता है कि आप सब ठीक कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा किया, वो आपको मरवा देता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अपने काम को, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपने बनाया और आप खुश होने के बजाय फ़ौरन ओवर क्रिटिकल होकर उसको एनालाइज करना शुरू कर दें, मगर जो भी आप कर रहे हैं ज़िंदगी में उसके बारे में इन्जॉय द मोमेंट। आप इनिशियली इमोशनली अटैच भी होंगे उससे, आप मज़ा भी नहीं, मगर व्हेन यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम इट देन लुक एट इट क्रिटिकली ऑल्सो। So, and don't be scared of failures, because अगर वही भागना ही मकसूद है तो गिरें भागें मगर भागें तो सही। So dream big and don't be scared, you know. आप बहुत बड़ी दुनिया खुदा ने बनाई है और आप आज़ाद हैं, बहुत कुछ, और अपनी आज़ादी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दें। Don't let anything or anyone tell you what you cannot do, you know, or you can do. You should just believe in yourself. एक आखिरी सवाल, अभी सवाल आए भी हैं आपके लिए, और स्पेशली ये वाला भी उनमें है कि एनीथिंग एल्स इन द पाइपलाइन नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट? मोर महल, इट्स अ टीवी सीरीज, टेलीविजन प्रोजेक्ट है, अगले साल के कहीं शुरू में आएगा, जियो के लिए ही है, सरमद सहबाई साहब ने लिखा है, बहुत ज़्यादा खैर नहीं उसका, बट फैंटेसी है, पीरियड और फैंटेसी के बीच की कोई चीज़ है। पीरियड इसलिए नहीं मैं उसको एग्जैक्टली कहता कि वही पीरियड के हवाले से फिर आपको लगता है कि सिर्फ कुछ बहुत ही डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म आना चाहिए बीच में, but we're trying to again, you know, bring in the color and the vibrance of the, you know, the language, the poetry of the era, which I think is very beautiful. उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान ने हमारे लिए गाने बनाए, 25 एक गाने हैं उसमें, it is a lot of song and dance and costume and, you know, color, and so that would be out. Sania Saeed, Misha Shafi, Umair Jaswal, Hina Bayat, Ali Salim, there are a lot of people in it. So, you know, and a lot of young people, by the way. Like, there are about, I think, at least 10 to 12, like, sort of new and really, really new, like, fresh actors in it. आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का, हमें 2 घंटे का इतना लंबा और अच्छा टाइम देने का, जो पता ही नहीं चला गपशप लगाते लगाते। वैसे जब हम ऐसे आपस में बैठे हुए थे तो टाइम गुजर नहीं रहा था, जब शो में आए तो इतना खुल के मुझे अच्छा लगा। रेडियो पे मिला, हाँ रेडियो में, हाँ मेरी एनर्जी ज़्यादा अच्छी है काम डाउन करने के लिए लोगों को। बट आपने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में
हार्वर्ड, येल और कोलंबिया, उसके बाद ये डैलस में एक छोटी सी जगह के ऊपर आयशा जी और इनके जो बीच में आपके मीडिएटर जो थे, उनकी वजह से आप हमारे पास आए और हमें इतना प्यार, इज्जत, मोहब्बत दी, और आज लोगों के साथ आप बातचीत भी करेंगे. आई एम सो वेरी ग्रेटफुल सर. I am extremely happy and I'm very excited. I'm looking forward to see. जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंटो साहब, सादत हसन मंटो साहब का बहुत शुक्रिया जी. जैसे वो लेजेंड थे, मेरा ख्याल है वो अब हम में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हम में नहीं है, लेकिन उनको ज़िंदा और जावेद करने में सरमद का बहुत सारे लोग जो उनके लिए लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो उनके काम को जब उनको काम को दुनिया तक पहुंचाते हैं तो उनको ज़िंदा रखे हुए हैं. स्पेशली उनके लिए वो जो उनके अंदर की इनर स्ट्रगल थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, मैं अपने अंदर फील करता हूँ. बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग, जब तक वो अपने अंदर ना फील करते तो वो उस मुकाम तक ना पहुँचते. आज भी जो उनको पजीराई मिल रही है वो इसलिए है कि हम लोग कहीं ना कहीं मंटो साहब को अपने अंदर महसूस करते हैं. उन्होंने वो सच लिखे जो कि हम छुपाते फिरते हैं. और जाने से पहले ये जो अगली छोटी सी नज़्म है जो मेरे जहन में है, और मैं वो डेडिकेट करना चाहूँगा सरमद को भी और मंटो साहब को, जिनका ये कैरेक्टर सरमद ने प्ले किया है, और ये इन दोनों के लिए मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है. और उसके बाद इनका फेवरेट जो ट्रैक है जो इनकी फिल्म में आप आज देख पाएंगे, महरम दिलांदे माही, लेंगे हम आपसे इजाज़त. ये सब कुछ भी अगर आप भूल जाएं तो एक बात आपने नहीं भूलनी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़. मैं अभी आया नज़्म के साथ. बदलती रुतों से घबराकर, बदलती रुतों से घबराकर, आंसुओं से तंग आकर, एक रोज मैंने अपने सारे दुख अपने कमरे की दीवारों से कह डाले, और अब मैं सोता रहता हूं और दीवारें रोती रहती हैं, रोती रहती हैं.